हेलो कमांडर्स, वेलकम टू क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? और पढ़ के मजा आ रहा है आप लोगों को? बायोमोलिकुल्स लगभग हम लोग बायोमोलिकुल्स का 1/3 तो खत्म कर चुके हैं, बस कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है इसका। तो बाबू आज हम लोग बढ़ेंगे आगे लेक्चर 8 से, ठीक है ना? हम लेक्चर 7 तक खत्म कर चुके, लेक्चर 8 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेक्चर से आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखिए अभी तक हम लोग अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है ना। फिर हम लोग अमीनो एसिड को समझे थे, फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझे, फिर हम लोग क्या समझे थे, फैटी एसिड को समझे। फिर हम लोग कल क्या देखे, हम लोग क्या देखे कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है ना, हम लोग ये समझे। अब देखिए तो आपको बाबू आपका कुछ होमवर्क लीजिए। पहले आपको बताना है कि इनुलिन जो होता है बाबू किसका पॉलीमर है वो आपको बताना है। क्या बोले? इनुलिन जो है वो किसका पॉलीमर है वो आपको बताना है, ठीक है? फिर आपको बताना है कि लिपिड, सुनिए क्या बोल रहे हैं, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट। सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बता, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना? क्या दे रहे हैं? HW होमवर्क मिलता ना बचपन में, वही दे रहे हैं, ठीक है ना? होमवर्क क्या कि इनुलिन, पहली बात कि इनुलिन किसका पॉलीमर है, ठीक है? मतलब ऐसे कौन से मोनोमर, कौन सा मोनोसेकेराइड जुड़ता है तो इनुलिन बनता है। फिर आपको बताना है कि लिपिड जो है बाबू, क्या बोल रहे हैं कि लिपिड जो है वो क्या है, वो आपका एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन फिर भी वो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले, यानी कि हम लोग जो फिल्ट्रेट को देखे थे, फिल्ट्रेट वाला होता है, उसके फिल्ट्रेट का वो रिटेंडर में क्यों होता है, वो फिल्टर में क्यों, मतलब जैसे कि हम लोग देखे थे ना फिल्टर, उसके वो नीचे वाले पोर्शन में नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन में होता है, ऐसा क्यों, ये आपको लिख के भेजना है, ठीक है? फिर आपको बताना है बाबू, और कुछ होमवर्क देखे थे, फिर आपको बताना है कि ठीक है? फिर आपको बताना है कि सेकेंडरी, सुनिए क्या आपका होमवर्क है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होता है उस हमको देखिए। आपको सब तो टोटली याद नहीं होगा, लेकिन देख के लिख के भी लिखिएगा तो याद होगा, ठीक है? इसलिए अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है वो लिख के भेजना है आपको, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम किसको कहते हैं वो अपने भाषा में आपको लिख के भेजना है, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना बाबू होमवर्क है आपका। चलिए तो बाबू आगे बढ़ते हैं लेक्चर 8 से, ठीक है? देखिए तो अभी तक बाबू हम लोग कल क्या देखे, कल क्लास में हम लोग पॉलीसेक्राइड्स को समझे ना, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, ठीक है ना? पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, फिर हम लोग कल देखे थे कि स्टार्च, हम लोग स्टार्च के बारे में समझे थे ना, अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में समझे, बीटा डी सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज के बारे में समझे थे। फिर हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में समझे थे। फिर हम लोग याद है ना स्टार्च में हम लोग एमाइलेज को समझे थे, एमाइलोपेक्टिन को समझे थे। जो एमाइलेज होता है उसमें सिंगल मतलब एक रिंग होता है, ठीक है? देखिए रिंग नहीं मतलब एक चैन होता है, ठीक है? और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है तो ब्रांच होता है, ठीक है? ग्लाइकोजन में जितने भी क्या बोले, ग्लाइकोजन में जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सबके जितने भी पॉलीसेक्राइड चेन होते हैं सबके सब ब्रांचिंग होता है, ठीक है? हम लोग बात किए थे कल सब पे। चलिए वो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन पे। किस पे? प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन ये क्या है बाबू? तो ये देखिए आपको अगर हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताएं तो प्रोटीन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स टू सर्वाइव। अगर प्रोटीन नहीं होगा, हमको पता है ना, याद है ना प्रोटोप्लाज्म में, याद है प्रोटोप्लाज्म में जो हमारा था ना प्रोटोफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जो वाटर और प्रोटीन के मिलने से बनता है, और मेजर हिस्सा तो इसी का होता है ना। अगर आपको हम बता दें कि अगर आप एक सेल से सारा वाटर को निकाल दीजिएगा, क्या बोलेंगे, सेल से सारा वाटर को निकाल दीजिएगा, ड्राई सेल, अगर हम ड्राई सेल की बात करें उसमें 50% 60% प्रोटीन होता है, ठीक है? चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रोटीन पे क्या लिखा, उससे पहले हम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या, ठीक है? देखिए बाबू हम आज पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। देखिए अब प्रोटीन हमको ये पता है कि एमिनो, क्या बोले हम कि एमिनो एसिड क्या है बाबू? तो एमिनो एसिड जो है ये आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है। हम लोग तो कल यही बात की थी ना कि जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ता है तब एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है। तो एमिनो एसिड इज एन माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन इज एन मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना? पानी पी लेते हैं। हाँ तो क्या बोले हम कि बाबू हम कि जो एमिनो एसिड है वो क्या है? तो एमिनो एसिड एक आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो अब बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो क्या होगा? तो एक प्रोटीन बनता है, ये हमको पता। अब देखिए आपको पता है, हम आपको बताया हुआ, जब हम लोग एमिनो एसिड पढ़े थे तो बताया था आपको हम कि मैजिक 20 के बारे में बताया था ना, याद है मैजिक 20? वो 20 तरह के अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले करते हैं। मतलब एक बात तो हम लोग समझ गए कि अब देखिए लाइन में लाइन समझते हैं क्या हमको पढ़ना है, तो सब पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है? तो क्या बोले एमिनो एसिड क्या होता है? ये क्या एक आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स है। अब ऐसा बहुत सारा माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या होगा? एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। तो ये तो हम समझ गए कि एमिनो एसिड का पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है? अब इसके बीच में क्या होता है तो अभी हम बताए हुए हैं कि एक एमिनो एसिड, सपोज कीजिए कि एक एमिनो एसिड, ठीक है ना, क्या बोले एक एमिनो एसिड, यही ना एमिनो एसिड, और ये अल्काइल ग्रुप, दूसरा एमिनो एसिड है ना, यहाँ पे NH2
H2, यहाँ पे H और यहाँ पे R, ठीक है ना। तो हमको पता है कि दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, याद है बताए हुए हम, CONH बॉन्ड, याद है ना, CONH बॉन्ड पढ़ाए हुए अमीनो एसिड में CONH बॉन्ड बनता है। मतलब सिंपल सी बात है ना, ये दोनों आपस में क्रिया करेगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से एक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ से एक H2 है ना, यहाँ से एक H और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक O बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे CO बचेगा, यहाँ पे NH बचेगा, मतलब CONH बॉन्ड बनता है। और यहाँ से क्या होता है, H2O बाहर निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, देखिए बॉन्ड तो CONH बॉन्ड है, लेकिन जो बहुत सारा एमिनो एसिड जब सीक्वेंस में जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये हमको समझ गए। अब देखिए हमको यही पता है कि एमिनो एसिड मतलब एक प्रोटीन क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन श्रृंखला को बनाने के लिए, मतलब एक प्रोटीन चैन को बनाने के लिए उसमें 20 तरह का एमिनो एसिड चाहिए होता है। देखिए हम लोग कल क्या देखे थे, कल हम लोग क्या देखे, समझिए क्या हम बोल रहे हैं, कल हम लोग क्या देखे थे बाबू, कि कल हम लोग देखे थे कि अगर एक सेलुलोज को बनाना है, क्या बोले कि अगर हम लोग देखे थे कि एक सेलुलोज को अगर बनाना है बाबू, तो सिर्फ बीटा डी, बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज आपस में, मतलब बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि बस बीटा डी ग्लूकोज का ही लंबा चैन होगा, मतलब होमोपॉलीमर होगा, बात कहते हैं ना होमोपॉलीसेकाइड। लेकिन जब एक सुनिए, जब एक प्रोटीन बनता है, क्या बोले कि जब एक, चाहे कोई भी प्रोटीन हो, जब एक प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, क्या बोले, जब एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का खैर बहुत काम है, जब एक प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो उसमें जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, क्या बोले कि जब उसमें एमिनो एसिड बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ता है, क्या बोले कि जब प्रोटीन बनता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा एमिनो एसिड जब जुड़ता है, तो ये सारा एमिनो एसिड क्या होता है, अलग अलग होता है, 20 प्रकार का होता है ना, याद है, कोई लाइसिन होगा, कोई प्रोलीन होगा, है ना, कोई ट्रिप्टोफेन होगा, अलग अलग तरह का एमिनो एसिड होगा। तो मतलब सुने क्या बोल रहा है, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड को जुड़ने से प्रोटीन बन रहा है, मतलब प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर या फिर होमोपॉलीमर, जल्दी से बोले क्या होगा, यस वेरी गुड, क्या होगा, हेट्रोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि ये सब अलग अलग तरह का एमिनो एसिड है। फिर हम लोग बात करेंगे आज बाबू किसका, प्रोटीन का क्या काम है, कहाँ पे किस तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ बात करें, अगर हम जैसे बात करते हैं आपका इंसुलिन क्या है बाबू, इंसुलिन याद है ना, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, मेरा कोई भी कमांडर ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं इंसुलिन का, तो इंसुलिन क्या है बउआ, तो एक प्रोटीनियस हार्मोन है, मतलब एक हार्मोन है लेकिन प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। तो आपको बता दें हम कि 51 एमिनो एसिड को जुड़ने से क्या होता है, एक इंसुलिन बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है ना, किसका, हेमोग्लोबिन है। देखिए हेमोग्लोबिन में क्या होता है, याद है ना, 2 अल्फा 2 बीटा चैन होता है, उसमें बीच में हेम ग्रुप, प्रोफाइलिक रिंग, सब बताया हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो क्या बोले थे हम बाबू कि एक हेमोग्लोबिन में क्या होता है बाबू, तो 2 अल्फा चैन 2 बीटा चैन होता है ना। चलिए उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है, तो भी हम बताए हुए हैं, याद है ना, रूबिलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, रूबिलोस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोनेज ऑक्सीजनेस, या बताया हुआ ना रूबिस्को, ठीक है ना। तो वो क्या है, दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसमें भी हम बताए, चलिए आपका एक और होमवर्क है, सुन लीजिए, होमवर्क ये है कि रूबिस्को में, क्या बोले हम, रूबिस्को में, ठीक है ना, रूबिस्को में, ठीक है ना, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, हम बताए हुए हम, ठीक है ना। अब आप लोग सोचिए, अगर नहीं याद है तो खोजिए कहाँ लिखे हुए हैं। चलिए इतना आपके हैंड के लिए बता दें हम कि जब ये आपका आप लोग पास है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मे बी लेक्चर 18 या फिर 19 में हो, नहीं हाँ 18-19 के आसपास। देखिए जहाँ हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ जब हम लोग ये पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट, उसी के आसपास हमें बताया था रूबिस्को, ठीक है ना। देखिएगा उसमें रूबिस्को में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे बाबू स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग, किसका बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। देखिए तो प्रोटीन का 4 तरह का स्ट्रक्चर है, एक है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी और चौथा है क्वार्टरी, ठीक है ना। देखिए प्राइमरी समझिए, अभी हम आगे बात करेंगे क्या लिखा होगा, समझिए। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज, देखिए अभी तक जो बोले समझ में आया ना, इंक नहीं है, ठीक है। क्या बोले हम कि अभी तक जो समझ में आया कि देखिए प्रोटीन क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही से क्या होता है कि प्रोटीन बनता है। अब देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ता है, मतलब जो एमिनो एसिड जुड़ेगा, ठीक है ना, अब कौन सा एमिनो एसिड कहाँ जुड़ेगा, इसका बात ये तय कौन करता है, तो याद बताया था डीएनए के पास सीक्वेंस होता है प्रोटीन का बनने का, जो एमआरएनए के थ्रू वो भेजता है खबर को, वो राइबोसोम पे आता है, याद है ना, साइटोप्लाज्म के ईआर के ऊपर जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम पे आता है, और वहां से क्या होता है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बताए हुए हम सब कुछ। उसके बाद हम फिर क्या बोले हम कि तो देखिए हमको ये सब पता है कि प्रोटीन
मतलब राइबोसोम से प्रोटीन मशीनरी, वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन वहाँ पे बनता है, ठीक है ना। इसके बाद सबका और देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर हम जो देखिए जो एमिनो एसिड का देखिए क्या बोले हम कि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है ना, मतलब कौन सा एमिनो एसिड जुड़ना है, ठीक है ना, कौन सा एमिनो एसिड जुड़ना है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए के पास होता है, ठीक है ना। पता है आपको, हम बता दें कि अगर एक सीक्वेंस सिंपल समझिए कि अगर एक प्रोटीन बना हुआ है 20 एमिनो एसिड को मिलने से, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एक प्रोटीन चेन बना हुआ है 20 एमिनो एसिड के मिलने से, ठीक है ना। अब उसमें ये 20 का खबर कौन भेजा था, डीएनए भेजा कि भैया डीएनए का एमआरएनए के थ्रू खबर भेजा था, याद है ना, टीआरएनए खबर, वो जो एमिनो एसिड का टोकरी को अपने सिर पे रखा हुआ था, पता है सब, हम याद है ना, भूलिएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो क्या बोले हम कि अब क्या है, 20 तरह का एमिनो एसिड को मिलने से, क्या बोले हम कि 20 तरह का एमिनो एसिड को मिलने से अगर एक प्रोटीन बन रहा है, ठीक है ना, तो उसमें ये 20 क्या बोले हम, ये 20 तरह का जो एमिनो एसिड है उसका खबर किसके पास होता है, डीएनए के पास। डीएनए बोलता है कि भैया किस तरह का उसको प्रोटीन बनाना है, सब सीक्वेंस के पास होता है। एमआरएनए खबर को लेके आता है। पता है अगर ये 20 तरह का एमिनो एसिड में अगर एक भी एमिनो एसिड अगर गलत अटैच कर जाए, सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये 20 तरह का एमिनो एसिड है जो कि काम वाला एमिनो एसिड है, जिससे प्रोटीन को बनना है, ठीक है ना। अगर ये 20 तरह के प्रोटीन से कोई 20 तरह का एमिनो एसिड से उसमें से कोई एक, क्या बोले, कोई एक सिंगल एमिनो एसिड अगर गड़बड़ हो जाए ना, तो वो आपको बता दें हम कि एक एमिनो एसिड का अगर सीक्वेंस बदल जाता है ना, क्या बोले हम कि एक एमिनो एसिड का अगर सीक्वेंस बदल जाता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह ना, मतलब जो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसके जगह पे ना क्या होता है ना, सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन बन जाता है। सर सिकल सेल जो क्या बोले हम, सिकल सेल एनीमिया वाला हेमोग्लोबिन बन जाता है। आप पूछेगा सर वो क्या चीज़ है, तो वो एक तरह का, जैसे कि हेमोग्लोबिन वो एक तरह का खराब हेमोग्लोबिन है। देखिए इसकी बात हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे कब, हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, समझ गए। चलिए ये तो हम समझे। अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। देखिए अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम अगर बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ये कैसा होता है कि सिंपल सी बात है कि बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेगा तो क्या होगा, एक सिंगल ऐसे रिंग के तरह स्ट्रेट रिंग, बार मुझे रिंग निकला, रिंग नहीं, ठीक है ना, एक चैन की तरह बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जब ये क्या, ये आपका चैन है, जब ये चैन क्या होगा, ऐसे हेलिकल की तरह बनेगा, मतलब क्या होगा, कुंडी समान है ना, हेलिकल की तरह बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब कैसे बनेगा, तो देखिए अब सोचिए कैसे बनेगा, हम पहले बोलते फिर बाद में बात करेंगे। देखिए कैसे बनेगा, जो आपका जितने भी एमिनो एसिड है उसके पास क्या है, एक NH2 है एमिनो ग्रुप, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका क्या अल्काइल ग्रुप है। तो जो अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, या फिर जो अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर देखिए हमको ये चीज तो पता है कि हर जितना भी आपका एमिनो एसिड है सबके पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ना, ठीक है। तो अब क्या है, इसके पास इसके पास एक हाइड्रोजन सबके पास होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक एमिनो एसिड, यहाँ पे सब जगह एमिनो एसिड है ना, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, सबके पास हाइड्रोजन है ना, सबके पास क्या हाइड्रोजन है ना। अब देखिए तो क्या होता है कि सॉरी, क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मतलब देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एमिनो एसिड है, यहाँ पे एक मतलब ऐसे मान, यहाँ पे सब जगह एमिनो एसिड, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और जो एमिनो एसिड है उसमें क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सब जगह एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाता है ऐसे। इससे क्या होता है बाबू आपका, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, मतलब हेलिकल की तरह बनता है, ठीक है। तीसरा अब तो ये हो गया। तीसरा क्या होता है कि देखिए एक तो हो गया, पहले क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया, है ना, समझा रहे इसको देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक तो स्ट्रेट प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल एमिनो एसिड बना हुआ है, ठीक है। फिर जब एमिनो एसिड क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, प्रोटीन चेन में कंडेंसेशन आपको दिख रहा है, जैसे मतलब सर हम क्रोमोसोम में वैसे किए थे, वो यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, कंडेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है। अब क्या हुआ कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, तो देखिए जो ये है ना, ये आपका एक ये और ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है, इट्स ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या है, सिंगल
पेप्टाइड चेन, मतलब क्या कि बहुत सारे एमिनो जुड़ा हुआ है, एक सिंगल चेन बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो सिंगल पॉइंट देखिए, अब क्या ये सिंगल पॉइंट चेन है, मान लीजिए सिंगल पॉइंट चेन है, ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया है। जब देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें लेंथ भी, इसमें क्या है, ब्रेथ है और लेंथ है, मतलब चौड़ाई और लंबाई है ना। अब क्या होगा, जब इसको हम लोग ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे देखिए सपोज ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें अब लंबाई भी है, चौड़ाई भी, और साथ में क्या हुआ, साथ में गहराई भी हो गया, डेप्थ भी हो गया ना। टर्सरी स्ट्रक्चर ये, तो इसके टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसका डेप्थ भी बन जाता है, डेप्थ बन जाता है, ठीक है। और डेप्थ बनाता हुआ देखिए, अब इस देखिए ऐसे कागज है ना, अब इसको हम ऐसे फोल्ड किए, इसको हम लोग फोल्ड किए, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड कर दिए, देखिए ऐसे फोल्ड कर दिए। अब क्या होगा, इसको हम लोग अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये खुल जाएगा। तो भैया जो मतलब हम क्या सुने क्या बोल रहे हैं, सुने क्या बोल रहे हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो जो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, तो एक सिंगल चेन बना, पॉलीपेप्टाइड चेन बना, बहुत सारे एटम्स को जोड़ के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन था उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और मतलब ऐसे हेलिकल की तरह स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे में थर्ड जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल फेस को फॉलो करता है। मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें अभी सिर्फ लेंथ है, सिर्फ लेंथ ब्रेथ है, ठीक है ना। टर्सरी में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ के साथ साथ डेप्थ भी बन जाता है। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल से मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल मतलब 3 बीमा जो 3 बीमा है, डायमेंशनल मतलब 3 बीमा जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, तीनों हाइट बन गया। अब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या खुल जाएगा ये। तो इसको क्या होगा, हम लोग इसको अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बंद रहे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक स्टेपल मार देंगे, फिर किसी भी मटेरियल से इसको हम यहाँ पे मतलब चिपका देंगे, स्टेपल मार देंगे। वैसे क्या होता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि ऐसे मतलब अपना टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब ये ऐसे मतलब मुड़ता उड़ता है, मुड़ के क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बनाना, तब क्या होता है यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। एनसीईआरटी, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है खोल के देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना हुआ है तीनों का, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और देखिएगा इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या फिर जिनके पास है, ठीक है ना, वो देखिएगा, ठीक है। और क्या बोले हम कि और क्या बोल रहे थे, हाँ, तो सेकेंडरी में क्या लिखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड में क्या लिखा होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे डाई, तो देखिए पहले ये सीधा था ना, ऐसे सीधा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी में क्या हुआ, ऐसे ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, तो मुड़ के क्या होगा, अब इसको यहाँ पे बंद करना होगा, है ना। तो इसको बंद कौन करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और एक क्या बचा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है बाबू, तो उसमें आपका जो देखिए एक पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3-4 पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। मतलब अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन, वो क्या है, हेमोग्लोबिन का 4 होता है ना, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, मतलब 4 है उसमें, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अगर जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज का हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा है, पहला प्रोटीन, क्या लिखा है वो, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड है, ये बात हमको भी पता है, ठीक है ना। दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी हमको पता है कि लीनियर चेन मतलब होता है रेखिक, मतलब रेखित, यानी कि लीनियर मतलब रेखित, ठीक है ना। रेखित चेन मतलब लीनियर चेन से, मतलब लीनियर चेन मतलब कहने का मतलब क्या है बाबू, कैसे है ना, एमिनो एसिड ऐसे लीनियर चेन में होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, CONH बॉन्ड। अब इच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, देखिए जितना भी प्रोटीन है, सुने क्या बोल, जितना भी प्रोटीन है वो सब के सब क्या है, वो सब के सब, तो जितना सुने जितना भी क्या बोले, जितना भी प्रोटीन है, क्या बोले हम, जितना भी प्रोटीन है सबके सब क्या है, सबके सब एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। मतलब एमिनो एसिड जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, है ना। अब देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एग्जांपल एलिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे, ठीक है। ए प्रोटीन इज एन हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। देखिए अभी हम बताए थे, क्या बोले हम कि मैजिक 20 की बात हम आपको बता रखे हैं मैजिक 20 क्या होता है, ठीक है ना। फिर आपको ये भी हम बता रखे हैं कि डी आइसोमर, एल आइसोमर एमिनो एसिड का, जो डी आइसोमर होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो एल आइसोमर होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब डी आइसोमर क्या होता है, आइसोमर क्या होता है आपको पता है ना। चलिए तो क्या बोले बाबू हम कि जो सुने क्या बोल रहे हैं, एक लाइन लिखा हुआ है कि हियर देयर 20 कि 20 तरह का क्या होता है। देखिए एमिनो एसिड कई तरह के हैं, लेकिन 20 तरह के एमिनो एसिड बाबू वैसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। कि मैजिक 20 याद है ना, ठीक है ना, कि 20 तरह का क्या बोले एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, है ना।
जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, एलिन लिखा हुआ है, सिस्टीन लिखा हुआ है, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, 4-5 एग्जांपल दिया, ठीक है। और हमको ये पता है कि हर प्रोटीन है कि जितना प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में किस तरह का एमिनो एसिड जुड़ेगा, उसका सीक्वेंस, उसका खबर किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। डीएनए खबर को क्या करता है, एमआरएनए के थ्रू भेजता है ना। राइबोसोम क्या करता है, उस खबर को पढ़ता है और उसके बाद वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है ना। और क्या लिखा हुआ है कि प्रोटीन इसे हेट्रोपॉलीमर, अभी हम बात किए थे, क्या होता है हेट्रोपॉलीमर, मतलब क्या होता है कि ये जो ये आपका एमिनो एसिड होगा वो अलग है, मतलब ऐसा समझिए ना कि ये आपका लाइसिन है, ये आपका प्रोलीन है, ठीक है ना, ये आपका ट्रिप्टोफैन है, ठीक है ना, ये आपका एलिन है, मतलब अलग अलग। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि हम क्या बोले, सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज, फिर बीटा डी ग्लूकोज, फिर बीटा डी ग्लूकोज, फिर बीटा डी ग्लूकोज, मतलब लाइन से खाली बीटा डी ग्लूकोज ही रहेगा। स्टार्च में क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब लाइन से क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है तो सब सुनिए, है तो सब एमिनो एसिड ही, मतलब जितने हैं सब एमिनो एसिड ही हैं, लेकिन एमिनो एसिड का टाइप, क्योंकि एमिनो एसिड हम लोग देखिए क्या बोले कि है तो सब एमिनो एसिड ही, लेकिन एमिनो एसिड का टाइप विभिन्न है। तो जो विभिन्न टाइप के एमिनो एसिड है वो सब आपस में आकर जुड़ते हैं, मतलब एक आपका प्रोलीन होगा, दूसरा ट्रिप्टोफैन होगा, तीसरा आपका लाइसिन होगा, चौथा आपका एलिन होगा, मतलब अलग अलग तरह के क्या होंगे, एमिनो एसिड जुड़ेंगे, तब क्या होगा, एक प्रोटीन चैन बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका हेट्रोपॉलीमर। कोई दिक्कत, देखिए समझ में आ रहा है सब क्या होता है हेट्रोपॉलीमर, समझ में, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। क्या ये आपका होमोपॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका होमोपॉलीमर में क्या होता है कि जितना देखिए होमोपॉलीमर, देखिए बार बार कल से हम बता रहे हैं ये बात, तो आप लोगों को तो याद हो गया होगा होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर, याद है ना, क्या बोले हम, होमोपॉलीमर और एक क्या बोले थे हम, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है ना, सम या विषम जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। देखिए होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, होमो मतलब क्या कि अगर हम बात करें सेलुलोज का, तो क्या होता है बाबू, सब क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज, बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज जुड़ेगा तब एक सेलुलोज बनता है, मतलब बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज ही जुड़ेगा। हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन, क्या बोल, देखिए प्रोटीन में भी वही कहानी है, प्रोटीन में भी क्या होगा कि बहुत सारा एमिनो एसिड, देखिए जुड़ेगा तो एमिनो एसिड ही, क्या बोले हम कि जुड़ेगा तो एमिनो एसिड ही, यानी कि बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो ही प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो जो एमिनो एसिड का टाइप्स है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। और होमोपॉलीमर में क्या होता है, सब एक ही टाइप के होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए सर्टेन एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू सप्लाई फॉर, देखिए हम लोग एमिनो एसिड जब हम लोग पढ़े थे, एमिनो एसिड में बात किए थे कि 7 तरह का एमिनो एसिड ऐसा होता है जो कि एनिमल्स के बॉडी में बनता नहीं है, 8 तरह का वैसा होता है जो कि एडल्ट में नहीं बनता, 10 तरह का वैसा होता है जो कि बच्चे में नहीं बनता है, यानी कि 10 तरह का एमिनो एसिड वैसा होता है जो कि एक चाइल्ड में फॉर्म नहीं होता है, 7 तरह के वैसे हो जो कि एडल्ट में फॉर्म नहीं होता, तो कहाँ से आएगा, तो आपको डाइट से आएगा। और बताते हम कि वैसे एमिनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनता उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, बताते ना, एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना, EAA, है ना, समझे। ठीक है, चलिए समझ गए। और जो बॉडी में बनता है, जो बॉडी में देखिए जो एमिनो एसिड बॉडी में बनता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो बॉडी में नहीं बनता उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। और ये भी हम बताए हुए हैं कि इसको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड क्यों कहते हैं, व्हाई इट्स कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड, बिकॉज याद है ना, खाने में खाना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे कि पता है ये जो यहाँ पे एक बात है ना कि होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ, देखिए हम लोग अभी बात कर लिए क्या कि प्रोटीन, सुनिए क्वेश्चन बता रहे हैं हम, जिपमर का क्वेश्चन बता रहे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो होता है बाबू वो क्या होता है, वो हेट्रोपॉलीमर होता है, हम लोग याद कर लिए। अब हेट्रो मतलब क्या होता है कि कई सारे मतलब अलग अलग तरह के एमिनो एसिड जुड़ता है तो क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है। मतलब हम लोग याद कर लिए कि एमिनो एसिड प्रोटीन क्या है, तो हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के एमिनो एसिड होता है, मतलब प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर, हम लोग याद कर लिए।
अब क्या होता है कि कोई बच्चा क्या होता है लकीर का फकीर टाइप बनता है। कि अब लकीर का फकीर कहने का मतलब कहता है कि जो रटा है बस उसी को लिख देगा। जैसे कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में रहेगा कि प्रोटीन क्या है, ऑप्शन में देगा हेटेरोटाइप होमोटाइप, मतलब क्वेश्चन में पड़ेगा प्रोटीन और ऑप्शन में देखेगा कि क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ऑप्शन को देखते हैं तो हेटेरोटाइप होमोटाइप, मतलब ऐसे देखेगा तो बस सोचेगा कि मतलब प्रोटीन का बात कर रहा है और बोल रहा है हेटेरोटाइप, मार देगा हेटेरोटाइप में आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्या तो गलत ही होता है तो उसका बात छोड़ दे, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो नीट है वो जल्दी क्वेश्चन को गलत नहीं मानता है। वो कहता है कि नियर बाय जो सही आंसर है, मतलब जो थोड़ा सही आंसर लग रहा है उसको ऑप्शन में ले लिया जाए, है ना। तो खैर उसे हम लोग समझेंगे बाद में कौन सा कैसे हम लोग नियर बाय आंसर को मारते हैं, ठीक है। और ये तभी क्लियर होगा जब आप लोग ढेर सारा एमसीक्यू बनाइएगा, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन डील कीजिएगा अपने कंपटीशन का तब, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक साइंटिस्ट, सुनिए एक साइंटिस्ट था, सुनिए क्वेश्चन बोल रहे हैं जितना क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट था, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के लिए, क्या बोल रहे हैं साइंटिफिक प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, लाइसिन, सुनिए क्या बोल रहे हैं, लाइसिन एमिनो एसिड का इस्तेमाल करके प्रोटीन का चेन बनाया। क्या बोल रहे हैं कि लाइसिन प्रोटीन का इस्तेमाल करके प्रोटीन का एक प्रोटीन का चेन बनाया, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है उसमें कि उसमें प्रोटीन क्या है, हेटेरोपॉलीमर या होमोपॉलीमर। देखिए साफ साफ कह दिया कि बस लाइसिन का इस्तेमाल किया है। देखिए अब सिर्फ और सिर्फ क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ लाइसिन का इस्तेमाल करेगा, मतलब क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक साइंटिस्ट लाइसिन का इस्तेमाल यानी कि लाइसिन एमिनो एसिड का इस्तेमाल करके प्रोटीन का चेन बनाया, मतलब उस प्रोटीन के चेन में सब लाइसिन ही है, मतलब वो अब हेटेरोपॉलीमर नहीं होमोपॉलीमर है, क्योंकि सब तो लाइसिन ही है ना। देखिए एक्चुअली जनरली प्रोटीन क्या है कि हेटेरोपॉलीमर है, लेकिन अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब देखिए हर क्वेश्चन का अपना डिमांड होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको आंसर देखना पड़ता है ना। तो अब कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक साइंटिस्ट है, फिर एक आदमी है, वो सिर्फ लाइसिन प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया है, मतलब सिर्फ लाइसिन एमिनो एसिड का इस्तेमाल किया है प्रोटीन का चेन बनाने के लिए। अब जब सिर्फ लाइसिन एमिनो एसिड का इस्तेमाल किया प्रोटीन का चेन बनाने के लिए, मतलब उस प्रोटीन के चेन में सिर्फ और सिर्फ लाइसिन एमिनो एसिड ही है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइसिन है, मतलब सिर्फ सब लाइसिन ही है। अब सब एक जैसा है, मतलब होमोपॉलीमर, यहाँ तो प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर नहीं है, तो लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। मतलब देखिए कंसेप्ट को क्लियर रखना चाहिए, क्वेश्चन को ढंग से समझने से फिर आंसर क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी जब टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है, आधा क्वेश्चन पढ़े आंसर मार देते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोले हम कि सर्टेन एमिनो एसिड एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अब देखिए कुछ एमिनो एसिड क्या होता है एसेंशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। और इसके अब ये हेल्थ के लिए एसेंशियल है लेकिन बॉडी में बनता नहीं, इसलिए क्या करना होता है कि हमको बाहर से सप्लाई लेना पड़ता है, ठीक है ना, अपने डाइट में। Hence, डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। अब डाइटरी प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन में जो डाइटरी प्रोटीन मतलब क्या होता है कि वैसे प्रोटीन वैसे डाइट जिसमें प्रोटीन है, ठीक है ना, वो हमारे लिए एसेंशियल एमिनो एसिड को प्रोवाइड करवाता है बॉडी में। देयरफॉर एमिनो एसिड कैन बी एसेंशियल एंड देखिए तो इसलिए क्या लिख दिया कि जो एमिनो एसिड होता है वो क्या हो सकता है, तो वो आपका एसेंशियल भी हो सकता है और वो आपका नॉन एसेंशियल भी हो। एसेंशियल वो देखिए, नॉन एसेंशियल मतलब क्या, जो बॉडी में देखिए ये मत सोचिए नॉन एसेंशियल मतलब बिना काम का, एसेंशियल मतलब काम का, यहाँ वो वाला बात नहीं है। देखिए हम इसलिए बहुत सारे मेरे कमांडर से क्या है कि एक वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि बाबू पूरा लाइन लेके आए तब हम आंसर बताएंगे, क्योंकि एक वर्ड का मतलब कई सारा होता है। अब हम एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें एक वर्ड का एक ही मतलब, जैसे नोटोकॉर्ड उसका मतलब एक ही है ना, पार्थोजेनेसिस उसका मतलब एक ही है, लेकिन ये सब देखिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल मतलब वो है जो वैसा नॉन एसेंशियल मतलब क्या है कि वैसा एमिनो एसिड जो कि बॉडी में बनता है, और एसेंशियल मतलब वैसा एमिनो एसिड जो कि बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। The latter are those which our body make, देखिए latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet food। यानी जो बॉडी बनाता है नॉन एसेंशियल और एसेंशियल एमिनो एसिड को हम लोग क्या करते हैं अपने डाइट में लेते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी उसको नहीं बनाता है। अब देखिए प्रोटीन कैन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। अब देखिए प्रोटीन का कई सारा काम है बॉडी में, ठीक है ना, कुछ क्या है तो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, कुछ क्या है तो देखिए कुछ क्या है कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पे रहता है ना, एक तरह का ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। सम फाइट इन्फेक्शन, कुछ क्या है कि जैसे कि आपका ग्लोबोमिन इम्यूनोग्लोबिन वो सब क्या है प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी का इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स है, ठीक है ना, कुछ एंजाइम होते हैं, मतलब प्रोटीन का कई सारा काम है हमारे बॉडी में, ठीक है। कुछ खाना को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जैसे कि पढ़े ना आप लोग प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन से जुड़ के बाहर अंदर जाता है, हम लोग पढ़े थे उसमें ना प्लाज्मा में प्रोटीन कैरियर होता है, ठीक है। कुछ क्या होता है तो एंजाइम के फॉर्म में है, कुछ क्या है तो हार्मोन्स के फॉर्म में है, कुछ क्या है तो स्ट्रक्चर के फॉर्म पे, मतलब प्रोटीन का कई सारा काम है। सब मिला के बात यही है कि विदाउट प्रोटीन वी कांट लिव, बिकॉज
आप हम बता दें ना कि सेल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, वो प्रोटीन तो है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद जो टेबल बना है, टेबल 9.5 एनसीईआरटी का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस टेबल से 2019 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहला क्या है, देखिए तो क्या है, एक तरफ प्रोटीन दूसरी तरफ क्या है फंक्शन, ठीक है ना। एक तरफ क्या है प्रोटीन, दूसरी तरफ क्या है फंक्शन, यानी कि वो आपके देखिए एक तरफ क्या है प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन है, और दूसरा क्या है, दूसरा तरफ क्या है कि उसका क्या काम है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट प्रोटीन इन योर बॉडी, ठीक है ना। तो पहला क्या बाबू, कोलेजन। देखिए आपको तो बता दें कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक कोई प्रोटीन है बाबू तो वो कोलेजन, ठीक है। देखिए होता क्या है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखिए मतलब सुनिए याद रखिएगा, जो कोलेजन प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है, तो कोलेजन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, तो हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है। क्या होता है वो, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रासेलुलर स्पेस, देखिए अब इंट्रासेलुलर कहने का मतलब क्या है कि सेल के बीच, मतलब जैसे कि दो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बीच में होता है, ये अंदर नहीं होता है, ठीक है। मतलब सिंपल समझिए कि एक देखिए कोलेजन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है ना, और भरपूर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। दूसरा क्या आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी क्या है बाबू, पढ़े हुए आप लोग ट्रिप्सिन, याद है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये क्या आपका ट्रिप्सिन, ये क्या है, तो वो ये क्या एंजाइम है जो कि खाना को पचा के खाना को एब्जॉर्ब करने का काम करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या इंसुलिन, इंसुलिन क्या बाबू, तो एक हार्मोन है, हमको पता है क्या है, ये हार्मोन है, याद है ना। इजेड ऑफ लैंगरहैंस निकल के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, बॉडी में अगर शुगर ब्लड में शुगर ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक बढ़ गया है तो ये क्या करता है, ग्लूट रिसेप्टर को खोलता है और जाके सेल के अंदर ग्लूकोज को इंटेक करवाता है ना, मेरे ब्लड का ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। कुछ एंटीबॉडी होते हैं फाइट इन्फेक्शन एजेंट, मतलब वो इन्फेक्शन से फाइट करते रहता है, ठीक है, जैसे कि आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है ना। उसके बाद कुछ रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि देखिए रिसेप्टर मतलब क्या है कि हम लोग को जब सेंस मिलता है, सेंस कोई अगर आपको सेंसरी, जो भी सेंसरी, जैसे देखिए हम लोग कुछ भी सेंस को रिसीव करते हैं, जैसे कि हम लोग सुनने का सेंस है ना, देखने का सेंस है, स्मेल का सेंस है, टेस्ट का सेंस है, याद है ना, पेपिला, ठीक है, और स्किन का, जो स्किन में कोई टच करता है उसका सेंस है। तो ये सेंस जो लेता है ना वही प्रोटीन ही होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लूट4, और ये जो ग्लूट है ना, ग्लूट4 वही आपका नीट 2019 में पूछा गया था। आपको पता था ना कि 5-6 टेबल है आपका एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, और उस 5-6 टेबल से हर साल क्वेश्चन आना फिक्स है। एक तो क्वेश्चन तो आता है सब टेबल को मिला के, मतलब कोई टेबल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है। कल हम लोग टेबल की बात किए थे, टेबल की बात किए थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, आज इसकी बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, ठीक है। चलिए तो आप देखिए ग्लूट4, तो देखिए यहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर है, इसका बात तो आपको पता है, ग्लूट1 होता है, ग्लूट2 होता है, ग्लूट3, ग्लूट4 होता है, और देखिए 4 ग्लूट रिसेप्टर होता है, और ग्लूट1 और ग्लूट4 ये हम लोग के बॉडी में कॉमन होता है। तो लेकिन नीट कौन सा क्वेश्चन, लेकिन नीट और 2019 का बाबू, अगर बिलीव नहीं है तो 2019 का पेपर, अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर होगा नेट पे, गोल करके देखिएगा ना, याद जाएगा 2019 में ये क्वेश्चन है ग्लूट4। तो ग्लूट रिसेप्टर है ये। अब देखिए ग्लूट रिसेप्टर जो है, ठीक है ना, वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन नीट कौन सा पूछा, ग्लूट4 पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ग्लूट4 ही दिया हुआ है और इसी को लेके पकड़ लिया वो नीट वाला, ठीक है ना। अब करता क्या है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। अब देखिए जितना हमको तो एक चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके ना कि जो ग्लूट रिसेप्टर होता है उनका काम क्या है, नाम ही है ग्लूट रिसेप्टर, मतलब ग्लूकोज का रिसेप्टर। ग्लूकोज को क्या बोले, ग्लूकोज को ब्लड से रिसीव करेंगे और सेल के अंदर भेजेंगे, ठीक है। और ग्लूट1 और ग्लूट4 जनरली कॉमन हमको बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है, समझ गए। अब देखिए कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। देखिए अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें, यानी कि जंतु संसार की बात करें, एनिमल मतलब जंतु संसार, अगर हम जंतु संसार की बात करें तो उसमें कोलेजन सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, मतलब जैव मंडल जो होता है ना उसकी हम बात करें, ठीक है ना, तो उसमें सबसे अधिक क्या मिलता है, रूबिलोस मिलता है। और यह आपको बताना है कि रूबिलोस भी एक प्रोटीन है, कोलेजन भी एक प्रोटीन है। तो रूबिलोस देखिए जो रूबिलोस है उसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ है कि कोलेजन क्या है बाबू, तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड, कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे अधिक पाया जाने वाला है प्रोटीन है कौन, कोलेजन, ठीक है। और रूबिस्को क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है रूबिलेज
नहीं यहाँ पे 1 5 छुटा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए 1 5 इसलिए छोड़ दिया गया यहाँ पे क्योंकि 1 5 ये केमिस्ट्री का नाम से हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस लिखा हुआ रुबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, लेकिन इसका नाम होगा रुबिलोस 1 5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। रुबिस्को एक वैसे ये सबसे अधिक, यानी कि अगर आप मतलब पूरा अगर हम क्या बोले कि पूरा अगर आप जैव मंडल को देख लें, पूरा बायोस्फीयर को देख लीजिए और उस पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका प्रोटीन को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि रुबिस्को प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। और रुबिस्को प्रोटीन क्या होता है, कहाँ होता है, क्या करता है, हम लोग सब बात कर चुके हैं। हम लोग अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े नहीं है, लेकिन रुबिस्को का बात कर चुके हैं। हम बताए थे आपको कि फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो स्टोमा में होता है। सब याद होगा ना, स्टोमा याद है ना, स्टोमा, थैलेकॉइड, ग्रेना, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना, क्वांटासोम, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट, सब याद होगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा नहीं होगा तो क्या बोले हम कि रुबिलोस क्या करता है, तो रुबिलोस इज एन एंजाइम। वो क्या है, एक एंजाइम है। रुबिलोस एक प्रोटीन है, लेकिन देखिए अब प्रोटीन ही तो एंजाइम का फॉर्म होता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन का फॉर्म है। हार्मोन बहुत सारा, देखिए बहुत तो स्ट्रेस नेचर के भी होते हैं हार्मोन, लेकिन बहुत हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रोटीन इज एन स्ट्रक्चर फॉर्म, बहुत जगह स्ट्रक्चर का भी स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो क्या बोले कि रुबिलोस 1 5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस जो आपका एंजाइम है, वो होता क्या है, वो बोवा तो प्लांट्स में होता है। करता क्या है, तो वो ये वही एंजाइम है जो कि CO2 को ऑक्सीडाइज करके शुगर में, जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऑक्सीडाइज करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है CO2 को। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है ना, उसमें यूजफुल है। और देखिए अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन तो होता है किस पे, थैलेकॉइड पे, है ना। लेकिन और डार्क रिएक्शन का होता है स्टोमा में होता है। स्टोमा क्या है, खाली जगह मैट्रिक्स, वही तो स्टोमा है, उसका स्टोमा में होता है डार्क रिएक्शन, वहां पे रुबिलोस एंजाइम काम करता है ना। चलिए अब एक नाम आ गया GN रामाचंद्रन। तो ये नाम कहां से डाल दिया, तो वो हमने डाले, एनसीईआरटी डाल के रखा था। ये आपके एक इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक है, ठीक है ना, GN रामाचंद्रन। और पता है क्या किए थे, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर को दिए थे, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको प्लेस किए थे ये। अब ये कॉन्फ़िगरेशन प्लेस किए थे, मतलब, और कॉन्फ़िगरेशन को प्लेस करना मतलब ये मैथमेटिक्स का काम है, ठीक है ना। और हमको पता है कि इंडिया मैथ्स में वैसे भी आगे है ना। चलिए तो अब क्या बोले हम, देखिए क्या था, देखिए अगर कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या, देखिए एनसीईआरटी में इसका बात जिक्र है तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ना। क्या बोले हम कि GN रामाचंद्रन, ठीक है ना, कहते हैं इंडियन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, किस फील्ड में वर्क किए, तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन को बताया था कि प्रोटीन कैसे अरेंज होता है ना। देखिए एक्सट्रीमली वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, बात साफ साफ लिख दे कि किसमें काम किए थे, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में। और भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मेन काम कहाँ किए थे, प्रोटीन स्ट्रक्चर में। मतलब इनका अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी, मतलब कुछ ना कुछ तो बायोलॉजी का भी काम किए होंगे ना। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिए थे, मतलब प्रोटीन कैसा होता है ना, उसका स्ट्रक्चर को बताए थे ये, ठीक है। फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है। देखिए मतलब जो एक मतलब से कि एक मद्रास स्कूल है, ठीक है ना, उसके ये फाउंडर भी थे, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, यानी कि देखिए कोलेजन, यही कोलेजन, ठीक है ना, जो कोलेजन होता है उसमें ट्रिपल हेलिक्स होता है, मतलब उसमें ट्रिपल हेलिक्स, एक हेलिक्स एक हो गया है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसा ट्रिपल हेलिक्स के बारे में, ट्रिपल हेलिक्स बताए थे। मतलब जो देखिए हेमोग्लोबिन क्या है बाबू, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें होता है ना। वैसे ही कोलेजन क्या है, इसमें क्या होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। देखिए ये एक चेन हो गया ना, ये एक चेन हो गया, एक चेन हो गया, एक चेन हो गया, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो जो रामाचंद्रन थे वो इसी को बताए थे, ठीक है ना। अब एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटोन पोजीशन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। अब देखिए जो ये प्लॉट, यानी कि जो ये प्लॉट को बताए थे, यानी कि जो स्ट्रक्चर दिए थे ना, उसको ये रामाचंद्रन प्लॉट नाम दिए थे, ठीक है। और ये रामाचंद्रन प्लॉट आज भी बहुत सारा वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करता है, अगर कुछ भी प्रोटीन वगैरह के बारे में अगर जानना होता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चर बायोलॉजी, देखिए अगर हम बायोलॉजी का स्ट्रक्चर देखिए बायोलॉजी में क्या है, स्ट्रक्चर भी है ना, हर चीज़ का हम लोग ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर जानते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानते हैं, हर चीज़ का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जो रामाचंद्रन थे वो मेनली किसमें काम किए थे, तो प्रोटीन, मतलब हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जी का स्ट्रक्चर के बेस पे काम किया, ठीक है ना। PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पढ़े PhD कहाँ से किए थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किए थे, ठीक है ना। और एट कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको क्या हुआ था,
लिनेस पॉलिंग, ठीक है ना। और लिनियस पॉलिंग बायोलॉजी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे नहीं मतलब बड़ा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है ना। क्या बोले कि, और नाम सुने हम लोग लिनेस पॉलिंग का, हम लोग कई जगह सुने हुए, ठीक है ना। तो लिनेस पॉलिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और रामाचंद्रन का जो मुलाकात, ठीक है ना, लिनेस पॉलिंग से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, ठीक है ना। और जब उनसे इनका, जब रामाचंद्रन को उनसे मुलाकात हुआ, लिनेस पॉलिंग जो आपका लिनेस पॉलिंग था उनसे मुलाकात हुआ, तो रामाचंद्रन के व्यक्तित्व पे बहुत असर पड़ा, ठीक है ना। मतलब होता, देखिए याद रखिएगा, लाइफ में हम लोग का लाइफ में भी ऐसा होता है कि किसी इंसान का ना व्यक्तित्व से हमको बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अपना बात हम बताएं, हम देखिए 11th-12th में मैथ के स्टूडेंट थे हम, ठीक है ना। तो हम मैथ से पढ़े हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के, तो फिजिक्स में क्या था ना कि मतलब जो फिजिक्स के टीचर थे ना, वो मतलब देखिए, अगर हम 11th-12th की बात करें उसमें सबसे अधिक हम फिजिक्स ही पढ़े थे, ठीक है ना। और पता है क्यों? क्योंकि मतलब एक सर थे, पटना के सर है वो ना, उपेंद्र नाथ वर्मा जी एक सर है, खुद मतलब इंजीनियर है वो, IIT मद्रास, हाँ सही इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो, ठीक है। तो मतलब वो इतना अच्छा से मतलब किसी भी को बोलते थे ना कि मतलब देखिए खरूस तो बहुत थे। मतलब एक बार क्या हुआ कि मतलब होता है ना, उस समय तो बच्चे थे, तो होता है ना कि मतलब थोड़ा मतलब सर के नज़र में होना चाहिए कि हम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ कि हम क्या किए, एक बार मतलब सर को लगे कि हम पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या किए कि एक बार ऐसे कोई बुक उठाए, ठीक है ना, घर पे कोई बुक था, ठीक है, उसको मतलब वो बुक को उठाए, उसमें से क्या किए, एक फिजिक्स का क्वेश्चन लिख के लेके चले गए, ठीक है ना। अब हमको वो भी नहीं पता है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, हम लिख के लेके चले गए, ठीक है। और वो सर इतना जीनियस है कि ना, उनको हर कुछ पता है कि क्वेश्चन, मतलब हम गए, सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, मैं चेहरा देखें, कहते हैं कि ये क्वेश्चन बनाना है तुमको, हम बोले कि ये सर बनाना है। तो कहाँ से लिखा है क्वेश्चन, हम बोले कि सर बुक से लिखे हैं। कौन सा बुक से लिखा है? तो अब तो हम तो खुद बुक का नाम नहीं देखे थे, हम क्या बोले बुक का नाम, बोले सर कोई बुक से लिखे थे। तो सर बुक का नाम बताएं, ठीक है ना, न्यूकोर्स बुक है, मतलब न्यूकोर्स, सही बात हो, न्यूकोर्स बुक ही था। उस बुक से सर बोले कि हम पेज नंबर बता दें कितना नंबर पेज नंबर से तुम लिख के लाया क्वेश्चन, हम बोले कि सर वो भी तो हमको नहीं पता। इवन सर मतलब जो वर्मा सर थे वो इतने मतलब पता नहीं इतने इंटेलिजेंट कैसे थे कि वो पेज नंबर ही बता दिया कि हम किस पेज नंबर से उस पेज नंबर का कितना नंबर क्वेश्चन हम लिख के गए उनके पास, ठीक है ना। अब वहाँ पे फिर भयंकर डांटे भी हमको कि भाई तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और लाए हो मैग्नेटिक से सवाल, ठीक है ना। बोले कि अगर आज से ऐसा गलती किया आप बजाएंगे कान के नीचे चार। अब हम तो गए थे थोड़ा मतलब समझ ही नहीं हम क्या होने गए थे और क्या हो गए, ठीक है ना। अब उस कोचिंग में मतलब बहुत सारे मतलब 100 बालक भी हैं, 100 बालिका भी है, मतलब अब तो वहाँ भारी बेइज्जती हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, बेइज्जती तो हो गया, लेकिन मतलब देखिए खरूस तो बहुत है, लेकिन फिर भी मतलब अब देखिए, हाँ अब उनके पढ़ाने के बाद हम जो सवाल बनाए थे हमसे बनता था, ठीक है ना। तो उनसे अपने लाइफ में अगर हमें देखिए, एक तो हम उनसे जो मेरे साजिरा में से जो हमको साइंस पढ़ाई है 10th का लेवल तक, ठीक है, उनसे, और दूसरा एक वर्मा सर, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब वो हम अगर कहें कि हम अगर स्टडी के सेक्टर में अगर हम किसी से प्रभावित हुए हैं तो वो दोनों सर, एक सर और एक मिस से, एक मैम, वो मैम थी उनसे, ठीक है ना। तो बात सही है, आप लोग भी देखिएगा लाइफ में कभी हर इंसान क्या होता है, किसी न किसी एक इंसान से प्रभावित होता है और उसी के नक्शे कदम पे वो चलता है, ठीक है। अब कोई कहता है कि हम APJ अब्दुल कलाम से प्रभावित, देखिए ये सब थोड़ा फेक टाइप होता है, क्योंकि आप जिससे कभी मिले नहीं, जिनको कभी जानते नहीं, उससे क्या प्रभावित होंगे आप? जिसको हम जानते हैं, जिससे हम मिल रहे हैं, ठीक है ना, उनका हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को देख रहे हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं, है ना। हम APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी से प्रभावित नहीं होते। सब अगर कोई बोलता भी है तो ये सब ऐसे मतलब फेक बात है, ठीक है ना। फिलहाल जहाँ लंबा हम नहीं जाएंगे तो फिर लाइटिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। और बात ठीक है, लेकिन ये बात सच है, ये बात 100% राइट है कि हर इंसान किसी न किसी प्रभावित होता है, जैसे कि हम भी हैं, ठीक है ना। तो वो सर खरूस तो थे, ठीक है ना, बड़ा गुस्सा आता था मतलब उन पे हमको बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं। लेकिन होता क्या है, देखिए आप लोग में ऐसे कई होंगे जिनको मेरे पे बहुत गुस्सा आता होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं समझ, अभी आपको गुस्सा आ रहा है कि सर बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत पढ़ा रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, वो ऐसे शख्स थे जो हमारे लिए अच्छा कर रहे थे। जैसे आज उसमें तो बड़ा गुस्सा था उन पे, लेकिन आज लगता है कि नहीं, अगर फिजिक्स कुछ जानकारी है फिजिक्स का, अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स को कुछ जानते हैं, अभी बायो पढ़ा रहे लेकिन जानते हैं फिजिक्स को, ठीक है ना, फिजिक्स को अगर कुछ जानते हैं तो ड्यू टू उपेंद्र नाथ सर, ठीक है। तो उस समय तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो कुछ अच्छा कर रहे थे हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत को देख के बहुत लोग लाइफ में होते हैं ना जो मतलब हमको डिमोटिवेट करते हैं, तो वो तो खैर हमारे काम के है नहीं, लेकिन कुछ वैसे होते हैं जो कि
आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको मानते भी, आपको दुलारते भी, और समय पड़े तो आपको डांटते भी, और जरूरत पड़े कान भी घिस सकते हैं, पीट भी सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ का राइट है। तो आज भले गुस्सा आता होगा, लंबा लंबा लेक्चर है, भले 2 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ता होगा, 2 घंटा बैठ के नोट्स बनाना पड़ता होगा, तो आज थोड़ा अगर गुस्सा आता भी होगा बाबू, तो आगे चल के आपका भविष्य देखिए, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है, हम पैसा के लिए, नाम के लिए नहीं, ये सब काम के लिए हम नहीं कर रहे हैं सब, ठीक है ना। बस मेरा मोटो है, कुछ जो मेरे कमांडर है उनसे हमको बहुत गहरा लगाव है, हमको लगता है कि नहीं, इन सबको एमबीबीएस कॉलेज एनी हाउ पहुंचना है, ठीक है ना। और आप लोग इस उम्र में बाबू समझ रहे हैं, ठीक है ना। आप टेस्ट को अपेयर करके, टेस्ट को मतलब जो आपका जो भी क्वेश्चन आप हम टेस्ट में देते हैं वो सारा का सारा जो क्वेश्चन है सब नीट लेवल का होता है, उस टेस्ट को आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करने के बाद अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं बाबू, तो यू आर टॉपर। सही बात है, आप टॉपर हैं, ठीक है ना। और आप टॉप कीजिएगा, जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल का इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हैं, देन रियली यू आर टॉपर। आया बात समझ में? चलिए फिलहाल समय को जाया करते हुए अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा लाइफ में एक बात, इंसल्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक गलतियां कीजिएगा नहीं तब तक सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब कहेगा सर हम सब कुछ सीखे हुए, हमसे गलती कहाँ होगा बाबू, तो दुनिया में तो 100% कोई नहीं है ना। तो कहीं भी कहीं गलती होता है। देखिए बहुत लोग क्या होता है ना कि पूछने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है खड़ा होकर बोलने में। अरे बाबू खड़े हो जाइए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आपको समझा रहे हैं कि हेजिटेशन कहाँ करना है, कहाँ इंसान में हेजिटेशन होना चाहिए। याद है ना बात है कि जब स्टेज पे हो तब हेजिटेशन कीजिए, लेकिन क्लास में है, स्पेशली मेरे सामने है, तो बाबू आपके हर किसी को हम भली भांति पहचानते हैं, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आया, जो नहीं बुझा रहा है, सर साफ बोलिए कि हाँ सर नहीं आ रहा है। कुछ पूछते हैं तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। जब हम क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं तो पहले खुद से एक बार टाइप करके भेज दीजिए हमको, पीछे नहीं देखिए, भेज दीजिए। कुछ भी जो याद उसके बारे में थोड़ा सा भी याद उसको भेज दीजिए। अगर हम बोले गलत है, हम उसको अगर हम बोल दे गलत है तो गलत नहीं बोलेंगे, फिर उसको समझाएंगे हम, तब गलत बोलेंगे, फिर आप लिख के भेजिए सही, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं फिर अपने टॉपिक पे। तो क्या बोले हम कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो जो रामाचरण था उनका मुलाकात किसी और लिनस पॉलिंग से हुआ, और लिनस पॉलिंग से भेंट होते क्या हुआ, उनके अस्तित्व में बहुत असर पड़ा और वो भी साइंटिस्ट ही बन गए, ठीक है ना। तो ये कुछ ज्यादा ही गहरा असर पड़ गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ी है कि हमको एपीजे अब्दुल कलाम से भेंट हो जाएगा तो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे है ना। कह रहा उनसे भेंट कहाँ होगा, उनसे भेंट होने के लिए फिर जाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द टर्म प्रोटीन मीन्स टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक। देखिए प्रोटीन मतलब क्या होता है, फर्स्ट रैंक। प्रोटीन का मतलब क्या है, फर्स्ट रैंक। मतलब क्या है कि भैया जहां कहीं भी होगा ना ये, इसका काम बहुत अधिक होगा, ठीक है। प्रोटीन टर्म को फर्स्ट टाइम देने वाले कौन थे, बर्जिलिस, ठीक है ना। याद इसे बात याद है बर्जिलिस, ठीक है। और प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम यूजेस बाय, ठीक है ना, जीजे मुल्डर, ठीक है। यानी कि जो प्रोटीन टर्म था उसको सजेस्ट करने वाले का नाम कौन था, बर्जिलस, ठीक है। और जो प्रोटीन टर्म को पहली बार बोले थे या फिर पहली बार उसको मतलब सजेस्ट किए थे, सॉरी पहली बार यूज किए थे, उनका नाम क्या था, जीजे मुल्डर, ठीक है। अब देखिए मोस्ट अबांडेंट एंड वेरिएबल मैक्रोमोलिक्यूल सेल, यानी कि क्या बोले हम कि मोस्ट अबांडेंट यानी कि सबसे अधिक मैक्रो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सबसे अधिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है आपके सेल में ये। मतलब अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, सबसे अधिक बायोमोलिक्यूल्स है ये सेल में, ठीक है। कंस्टिट्यूट 50% ऑफ ड्राई वेट, यानी कि अगर हम सेल के वाटर को निकाल दे तो 50% सिर्फ प्रोटीन होगा, ठीक है। इन बैक्टीरिया सेल 100 to 1000 to 2000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आप देखिए क्या कह रहा है कि एक बैक्टीरिया सेल में, क्या बोल रहे हैं, एक बैक्टीरिया सेल जो कि हम लोग सिंपल सा समझते हैं, उसमें 1000 से लेकर 2000 टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। इस तरह से यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन, देखिए क्या बोल रहे, और एक बात जान लीजिए, हर सेल में मतलब बॉडी में, देखिए हम लोग के बॉडी में 300 सब सेल है ना, तो हर सेल में अलग अलग तरह के प्रोटीन है। याद रखिएगा हमेशा, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन, सब प्रोटीन कभी एक नहीं होगा। इवन एक सेल और दूसरे एक ही इंसान के 2 सेल में पूरा प्रोटीन 100% एक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, देखिए अब क्या है कि अगर हम मतलब ह्यूमन हो गए, एक कैट को लिए, कैट या फिर डॉग किसी, और एक चिंपांजी को ले लिए, हम क्या किए कि अपना प्रोटीन को निकाल के देखें, चिंपांजी हम अपना प्रोटीन को निकाल के देखें, हम कैट यानी बिल्ली का प्रोटीन को निकाल के देखें, या फिर डॉग किसी का भी, ठीक, और चिंपांजी का प्रोटीन निकाल के देखें, तो क्या होगा कि देखने को हमको मिलेगा कि
हमारा प्रोटीन और चिंपांजी का प्रोटीन लगभग, मतलब 100% नहीं लेकिन लगभग सेम है, लेकिन कैट का प्रोटीन और हमारा प्रोटीन बिल्कुल अलग है। मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं, 100% अलग भी नहीं होगा, लेकिन अलग है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अलग है और चिंपांजी में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सेम है। अब देखिए प्रोटीन को बनाता कौन है? डीएनए। प्रोटीन को बनाया खबर किसके पास होता है? डीएनए के पास। मतलब डीएनए एक ही तरह खबर दे रहा है ना, क्या बोले कि डीएनए एक ही तरह का, मतलब चिंपांजी में भी डीएनए खबर दे रहा है प्रोटीन बनाने का, हमें भी डीएनए खबर दे रहा है प्रोटीन बनाने का। मतलब दोनों स्पीसीज में, दोनों ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए खबर भेज रहा है वो एक ही तरह खबर भेज रहा है। अब जब एक ही तरह खबर भेज रहा है मतलब डीएनए एक होगा। अब डीएनए एक होगा मतलब क्या है कि मोस्ट, मतलब रिलेटेड होंगे वो। मतलब देखिए इवोल्यूशन की, हम लोग इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रोटीन के बेस पे ना इवोल्यूशन को समझ सकते हैं कि अब हमारा प्रोटीन चिंपांजी का प्रोटीन थोड़ा डिफरेंस है, मतलब लगभग सेम है भैया, नजदीकी है ये। अब हम बात करेंगे कैट का, हम बात करेंगे पॉरीफेरा का, याद आया पॉरीफेरा, ठीक है ना, या फिर किसी का भी पॉरीफेरा में क्या हम लोग बात करेंगे, उसमें नहीं हो बात करेंगे, कर सकते हैं हम लोग। या फिर कोई भी अगर हम लोग हमसे दूर जो स्पीसीज है उसकी अगर हम लोग कैट की बात करते हैं, है ना, हॉर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन है वो अलग होगा, हम लोग से कहीं गुना अलग होगा। मतलब कहीं अलग नहीं होगा, मतलब देखिए ऐसा कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अलग मतलब क्या है कि 100% प्रोटीन है, उसमें 70% प्रोटीन अलग होगा। किसका? कैट में 37% तो सेम होगा, लेकिन चिंपांजी में 70% सेम होगा, 30% अलग होगा। अलग तो कुछ होगा क्योंकि अलग है स्पीसीज, तो अलग तो होगा, लेकिन मैक्सिमम सेम होगा। ठीक है, इससे हम लोग इवोल्यूशन को समझ सकते हैं और एविडेंस है इसका बाबू, एविडेंस है। साइंस कोई चीज बिना एविडेंस का नहीं बोलता है, सब कुछ सबूत के साथ बोलता है। ठीक है, चलिए, और इवन ये तो स्पीसीज हो गया। अगर हम सेल की बात करें, हम अपने बॉडी का दो अगर सेल निकालते हैं ना अलग जगहों से, एक यहां से एक यहां सेल निकालेंगे ना, तो इस सेल का प्रोटीन इस सेल के प्रोटीन से 100% एक नहीं होगा। इसमें कुछ अलग प्रोटीन होगा, इसमें कुछ अलग, मतलब सब एक अलग भी नहीं होगा और सब एक भी नहीं होगा। ठीक है, द डिस्टिंक्ट स्पीसीज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर सिमिलर। अब देखिए जो डिस्टिंक्ट यानी कि जो नजदीकी स्पीसीज होते हैं उनमें क्या होता है? अधिक प्रोटीन क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, दस वी कैन से दैट प्रोटीन शो इवोल्यूशन। इसलिए लोग कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या करता है? वो इवोल्यूशन को भी शो करता है, इवोल्यूशन को भी शो करता है। ठीक है, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन क्या है बाबू? तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बिल्डिंग कब किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, अब देखिए द मिनिमम, हम लोग बात कहाँ पे है? मैक्रोमोलिक्यूल्स पे। चलिए ये भी आप एक फिर से लिख के भेज दिएगा कि हम लोग मॉलिक्यूलर वेट पे, यानी कि जो अनुभार होता है उसके बेस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, मतलब उसका कितना होता है, ठीक है ना, मतलब जैसे कि डेल्टन, कितना डेल्टन का होता है मैक्रो, कितना डेल्टन का होता है माइक्रो। ठीक है, अब देखिए द मिनिमम स्ट्रक्चर वेट ऑफ प्रोटीन इज 4500 डेल्टन। अब देखिए मतलब अगर देखिए जितना प्रोटीन है वो क्या है? वो लगभग 10,000 से ऊपर ही होता है। क्या बोले हम कि जितना प्रोटीन है वो लगभग 10,000 से ऊपर का ही होता है। ठीक है, लेकिन एक प्रोटीन, क्योंकि देखिए जो आपकी हम बात कर रहे हैं किसका? ACTH, ठीक है ना, एडिनोकॉर्टिक ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन है। हम लोग बात किए एसिडिटी पे, हम लोग बात किए अच्छे से, ठीक है ना, ये हार्मोन है। तो देखिए ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन देखिए ये एक हार्मोन है, सुनिए ये क्या है? एक हार्मोन है। और जो हार्मोन है बहुत सारे, हम क्या बोले कि बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन की तरह भी होता है। देखिए सब हार्मोन्स प्रोटीन की तरह नहीं होते हैं, सब हार्मोन्स प्रोटीन की तरह नहीं होते, लेकिन बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हो। ठीक है ना, तो एसिडिटी क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है, और ये एक वैसा, सुनिए ये एक वैसा प्रोटीन है जिनका वेट कितना है? तो 4500 डेल्टन, मतलब 10,000 से कम है। क्या देखिए अधिक, मतलब मैक्सिमम प्रोटीन का वेट क्या होता है कि 10,000 से ऊपर ही होता है, लेकिन जो आपका ACTH है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उनका 4500 डेल्टन होता है। ठीक है, अब कुछ और प्रोटीन की बात कर, उसका वेट की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑफ बॉबिन इंसुलिन, जो बॉबिन यानी कि जो ह्यूमन बॉडी से इंसुलिन निकलता है उसको हम लोग बॉबिन इंसुलिन कहते हैं, तो उसका वेट होता है 5733। ठीक है ना, सब डेल्टन में होगा, है ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन का जो मॉलिक्यूलर उसका वेट होता है 600 डेल्टन। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑफ ह्यूमन हेमोग्लोबिन HB, है ना, यानी कि ह्यूमन हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बाबू? तो 66,500, है ना, डेल्टन। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है।
एक हीमोग्लोबिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दूसरा एनिकोट्रोपिक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा याद रखिएगा यूरेस एंजाइम, ठीक है ना। 4,83,000 यानी कि 4,83,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब इतना भारी होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, समझ गए। यानी कि आप ये हेमोग्लोबिन का याद रखिएगा, ह्यूमन है, और ये किसका ह्यूमन हेमोग्लोबिन है, हिम ग्रुप 4 वाला है ना, 2 अल्फा 2 बीटा वाला है ना, ये ह्यूमन का है। तो कितना टोटल है 66,500, और ये यूरेस एंजाइम इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 4,83,000, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन क्या है बाबू, तो हम लोग को पता है किसका पॉलीमर है, एमिनो पॉलीमर है, ठीक है ना। इंसुलिन मेड अप ऑफ 51 एमिनो एसिड, यानी कि इंसुलिन जो है बाबू, देखिए सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इंसुलिन जो है बाबू वो क्या है, तो वो 51 एमिनो एसिड, यानी कि क्या होता है कि जब 51 एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, क्या हुआ कि 51 एमिनो एसिड क्या होगा, आपस में जुड़ेगा तो क्या होता है, इंसुलिन बनता है, ठीक है। अगर वैसे ही हम बात करें हेमोग्लोबिन का, तो 574 एमिनो एसिड जुड़ता है तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन आर द फॉर्मिंग कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन क्या करता है, तो सेल में कोलाइडल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, याद है ना, फेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन, वाटर के साथ प्रोटीन मिलेगा उस तरह का फॉर्म को बनाता है, ठीक है ना। द एमिनो एसिड जॉइन विद द पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, अभी हमको पता है कि एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होता है, तो आपस में जब जुड़ता है तो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है ना। द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ओनली, देखिए अब याद रखिएगा, द प्रोटीन सुने, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि देखिए वैसे सुने क्या बोल रहे हैं, वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्या बोले हम कि वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसमें मतलब वो प्रोटीन है, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक ही चेन है, उसमें क्या है, एक ही चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो है ना, पॉलीपेप्टाइड का एक ही चेन है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन, क्या कहते हैं, मोनोमेरिक प्रोटीन, ठीक है। और जिसमें 2 या 2 से अधिक होगा उसको हम लोग कहते हैं ऑलिगोमेरिक, क्या कहते हैं, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन, समझ गए, समझे क्या बोले, देखिए कुछ नहीं बोले। हेमोग्लोबिन में कितना पेप्टाइड बॉन्ड का चेन है, 4, तो वो क्या है, वो आपका ऑलिगोमेरिक है, मतलब इसे समझिए, सिंपल समझिए कि देखिए बहुत सारा एमिनो से जुड़ेगा तो क्या होगा, एक पेप्टाइड चेन बनेगा ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, तो जो ये अगर एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद प्रोटीन बन गया, प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, मतलब इसमें और कोई जुड़ा नहीं हुआ है, और कोई तो और कोई पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा नहीं हुआ, बस एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोमेरिक। अगर इसमें ये एक देखिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, सब चेन हो गए, ये भी सब क्या है, सब पॉलीपेप्टाइड चेन है, सब मिलकर एक प्रोटीन को बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑलिगोमेरिक। देखिए प्रोटीन तो खैर ये भी है, प्रोटीन तो खैर यही बन गया है, लेकिन काम कर रहा है तीनों मिलने के बाद, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे, देखिए द प्रोटीन है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन का क्या, तो 4 लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, क्या है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्राइमरी प्रथम, सेकेंडरी द्वितीय, टर्शियरी तृतीय, और क्वाटरनरी क्या कहेंगे हिंदी में, ठीक है ना, चतुर्थी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए देखिए क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या बोले हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, देखिए हमें बताया था आपको प्राइमरी क्या होगा बाबू, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भेज देंगे। अब देखिए कल से कुछ बच्चे हमको बोल रहे हैं कि सर आप होमवर्क के लिए बोले, आप भेजे नहीं, बाबू हम होमवर्क के भेजेंगे, गलती से फोटो डिलीट हो गया, तो हम फिर उसको गूगल से खोजेंगे तो फिर आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोले हम कि इसका देखिए इसका हम भेज देंगे, इसका है भी मेरे पास, ठीक है। आज ही हम इसको बस रिकॉर्ड करने से पहले इसको हम खोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में क्या अंतर क्या होता है। प्राइमरी क्या है, तो भाई वो बहुत सिंपल सी बात है कि एमिनो एसिड का बस एक लंबा चेन होगा, क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। कैसा पॉलीपेप्टाइड, तो प्राइमरी। जब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। जब इसमें इसी में और सबका सब सिंगल होगा, मतलब सिंगल समझे, देखिए समझे क्या बोल रहे हैं, समझे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये क्या है, बहुत सारा एमिनो एसिड है, जब जुड़ेगा तो क्या होगा, एक प्रोटीन बनेगा। जब ये प्रोटीन ऐसे ही बना रहेगा, मतलब इसमें कोई बस एक स्ट्रेट चेन की तरह दिख रहा है ना, हम तो जिगजैग कर दिए, मतलब हम जिगजैग करने का मतलब है कि हम तो ऐसे इसको कर दिए ना, लेकिन क्या होगा, स्ट्रेट बना रहेगा। क्या होगा, स्ट्रेट बना रहेगा, इसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। अब क्या होगा, अब इस एमिनो एसिड के पास भी क्या हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके सबके पास क्या सबके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या होगा, ये हेलिक्स की तरह बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। अब क्या होगा, इसको 3 डायमेंशनल बनना होगा। और देखिए याद रखिएगा, जब तक 3 डायमेंशनल नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्म नहीं बन सकता है। मतलब हम बोलते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरह तभी काम करेगा जब उसमें टर्सरी फॉर्म होगा उसका। मतलब क्या होगा, ये देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। टर्सरी क्या होगा कि अब देखिए इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, जब इसको लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी कि 3 डायमेंशन 3 बीमा यानी कि 3 डायमेंशन शेप को जब लेना होगा तो क्या करेगा, ये अपने आप को फोल्ड करेगा ऐसे, और फोल्ड करेगा। देखिए हम बोलते ना कि ऐसे जब इसको हम फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे, क्या बोले, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर दिए। अब इसमें देखिए तो इसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों चीज हो गया ना। अब क्या होगा कि इसको अगर हम फोल्ड करके हम ऐसे, अब इसको छोड़ेंगे तो खुल जाएगा ना, छोड़ेंगे तो खुल जाएगा, खुल गया, ऐसे फोल्ड रहेगा, छोड़ेंगे खुल गया। तो अब भैया इसको हमको पूरा परमानेंटली बंद करना होगा ना, तभी तो इसमें 3 डायमेंशनल बनेगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेपल मार देंगे या फिर चिपका देंगे फेविकॉल से, है ना। अब गाना याद आ गया होगा, हमको याद है गाना, आप लोगों को पता है, वो गाना याद आ ही गया होगा, हाँ वही वाला सलमान खान वाला है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल जोक से बट देखिए तो क्या बोले, हम यहाँ पे स्टेपल लगा देंगे तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। वैसे ही कि जब सुनिए, वैसे ही क्या होगा कि जब इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बनना होगा तो ये अपने आप को फोल्ड करेगा। जब फोल्ड करेगा तो क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा, इसको अटैच करवा देगा, ये हो गया टर्सरी। क्वाटरनरी क्या होगा, तो भैया ऐसा एक देखिए क्वाटरनरी क्या होगा कि एक टर्सरी, सुनिए एक टर्सरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, दूसरा प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वैसे ही 3-4 प्रोटीन का अगर जो टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ के जुड़ जाएगा तो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, समझे। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंक्लूड्स एजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, मतलब सिंपल क्या है कि इसमें एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में फॉर्म होगा। देखिए जब हम बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन, तब आप लोगों का दिमाग में आना चाहिए CONH बॉन्ड। क्या बोले हम कि जब हम बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन तब आपके दिमाग में आना चाहिए CONH बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोले हम, सिंपल फेज में होगा, ठीक है। अब द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइंड बाय द मैसेज ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ये भी हमको पता है कि भाई इसका सीक्वेंस यानी कि जो एमिनो एसिड होगा कैसे जुड़ेगा, कौन एमिनो एसिड जुड़ेगा, इसका सीक्वेंस कौन बताएगा, DNA बताएगा, है ना। ठीक है, देख क्या बोले हम कि अब कौन, देखिए कितना एमिनो एसिड जुड़ेगा, है ना, कौन एमिनो एसिड जुड़ेगा, ये सबका खबर कौन बताएगा, DNA बताएगा। मतलब सारा का सारा सीक्वेंस किसके पास है, DNA के पास है। अगर DNA का और DNA सीक्वेंस, DNA के पास सीक्वेंस है, DNA खबर है, DNA क्या करेगा, खबर को भेजेगा, खबर को किससे भेजेगा, mRNA से। mRNA खबर लेकर कहाँ आएगा, राइबोसोम पे, सब पता है ना। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये 2 पेप्टाइड, तब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बाबू, समझ लीजिए। देखिए क्या बोले हम, COOH NH2HR, COOH है ना, HR NH2 है ना। देखिए क्या बोले हम, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्रिया करेगा, जुड़ेगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ से ये वाला H, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलकर बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ से CO बनेगा, बचेगा, और यहाँ से NH बचेगा, है ना। ये तो हट गया, CONH बॉन्ड बनेगा ना, क्या बन गया, CONH बॉन्ड बन गया। तो जो CO, देखिए अब क्या होगा कि जब CO, सुने क्या बोल रहे हैं, जब CONH बॉन्ड बना तो ये जुड़ा, तो इसी, अब जहां जुड़ा इसी को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होगा, दूसरा होगा, फिर दूसरा बनेगा, मतलब यहाँ पे देखिए, इसको तो नहीं दिखेगा, हम इसको नीचे लेके आते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिर वही होगा COOH NH2H और फिर R। अब क्या होगा, फिर इसका इस जो यहाँ पे जो सेकंड वाला एमिनो एसिड है उसका क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, H2 बना के। फिर और क्या होगा, ये दोनों क्रिया कर लेगा, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यही बोल रहा है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड
और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि बीच में जगह कितना होता है, तो होता है 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पेप्टाइड बॉन्ड इज 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, अब द फर्स्ट एमिनो एसिड, ये भी अच्छा बात है, क्वेश्चन है ये, देख लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं। ये एक एमिनो एसिड समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए आप जब हम एमिनो एसिड ऐसा होगा ना, COOH NH2 होता है, मतलब ये जो एमिनो एसिड है बाबू, इसके एक एंड पे क्या है NH2, एक एंड पे क्या है COOH, है ना। ये एमिनो एसिड का एक एंड पे क्या है NH2, एक एंड पे क्या है COOH। तो मतलब ये कि इसके एक एंड पे क्या होगा NH2, इसके एक एंड पे क्या होगा COOH। दूसरा एमिनो एसिड, इसके एक एंड पे क्या होगा NH2, इसके एक एंड पे क्या होगा COOH। तीसरा, इसके एक एंड पे क्या होगा NH2, एक एंड पे क्या होगा COOH। ये सब क्या एमिनो एसिड है। अब देखिए जब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, देखिए तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, मतलब हम समझने के लिए कि हम समझने के लिए बता रहे हैं कि तीन ही एमिनो एसिड जुड़ रहा है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बाबू, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, मतलब ये फर्स्ट एंड था इसका और ये लास्ट एंड था, मतलब फर्स्ट एंड पे NH2 होगा और लास्ट एंड पे क्या, ये क्या एमिनो एसिड का चेन है कि नहीं। अरे भैया ये एमिनो एसिड का चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ये। तो इसका फर्स्ट एंड पे क्या है NH2, क्योंकि भैया फ्री रहेगा ना, जुड़ा तो शुरू हुआ, और लास्ट एंड पे COOH भी तो फ्री रहेगा, इससे कोई जुड़ा नहीं, समझे। मतलब इससे मतलब जुड़ना शुरू हुआ यहां से, फर्स्ट स्टेज पे ये फ्री है, लास्ट स्टेज पे ये फ्री है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई जुड़ा नहीं। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक, मतलब उसका एक एंड होता है NH2 और दूसरा एक एंड होता है COOH। ये दिखता है हमको, मतलब ये समझिए कि जहां से आपको NH2 दिखे समझिए कि वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन का शुरुआत हो रहा है, और जहां पे COOH दिखे समझिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन का एंड हो रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एमिनो है इसको हम लोग कहते हैं एन टर्मिनल। क्या कहेंगे, यहाँ पे NH2 है, इसको क्या कहेंगे एन टर्मिनल, और अंतिम वाले को क्या कहेंगे C टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोजाइलिक है, C टर्मिनल। सिंपल, समझ गए ना, कुछ नहीं बाबू। अरे भैया देखिए एमिनो एसिड जुड़ेगा ना, क्या जुड़ के क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करेगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा। जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो से जुड़ेगा, मतलब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो से जुड़ेगा तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ने में हिस्सा लेगा, ये तो फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर इस एमिनो एसिड से दूसरा कोई जुड़ेगा तो ये इससे हिस्सा लेगा, ये फिर फ्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये फ्री है और यहाँ पे ये फ्री है, मतलब एक एंड पे NH2 फ्री है, एक एंड पे COOH फ्री है, मतलब एक को कहेंगे हम लोग एन टर्मिनल, एक को कहेंगे हम लोग C टर्मिनल। ठीक है, द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मिथोनिन। अब देखिए कोई भी प्रोटीन चेन, मतलब जो एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन चेन, कोई भी प्रोटीन चेन का जो पहला एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, वो मिथोनिन होता है। याद रखिएगा बात को, इस बात का हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, सुनिए। हम तो अभी बोले ना आपको कि एमिनो एसिड कई तरह के जुड़ते हैं तब एक प्रोटीन चेन बनता है ना। तो अब यहाँ पे एक एमिनो एसिड होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक, सब जगह होगा, और बीच में सब क्या है, ये सब आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब जो इसका फर्स्ट, अब देखिए मतलब अब क्या है, तो लाइसिन है, प्रोलिन है, ट्रिप्टोफेन है, बहुत सारा है, मिथोनिन है। तो एक प्रोटीन चुनेगा, एक प्रोटीन चेन में, ठीक है ना, सबसे पहला जो एमिनो होता है वो क्या होता है, वो मिथोनिन होता है। पता है क्यों, क्योंकि डीएनए जो खबर को भेजता है ना, जो एमआरएनए खबर को लेके आता है, उस एमआरएनए पे पहला सीक्वेंस होता है AUG का, ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से डीएनए जो है ना, डीएनए जो खबर को भेजता है ना, सीक्वेंस को भेजता है ना, ऐसे करके सीक्वेंस को भेजता है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा ना तो खोल के देखिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसा बहुत सारा सीक्वेंस दिखेगा आपको, AUG, GGU, AAU, है ना, ऐसा दिखेगा आपको। AUG देखिएगा तो जो AUG है ये क्या है, ये मिथोनिन का कॉर्ड है। इसको जब देखिए क्या सिंपल समझिए कि डीएनए ये भेज दिया, राइबोसोम के पास जब आया, जब राइबोसोम के पास राइबोसोम पढ़ा कि क्या है AUG है, जब राइबोसोम पढ़ा AUG है, राइबोसोम बोला ATNR H दो, मतलब मिथोनिन को दो, मिथोनिन दिया। उसके बाद AG को पढ़ा ट्रिप्टोफेन, राइबोसोम पढ़ा, राइबोसोम फिर किसको बोला, tRNA को बोला ट्रिप्टोफेन को दो, मतलब ऐसे जोड़ देता है ये, है ना। पहला क्या होता है, मिथोनिन होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे।
किस पे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। देखिए व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड इनटू ए रेगुलर स्पाइरल स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, यानी कि क्या होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर है। देखिए ऐसे क्या बोले कि व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइलिंग करता है, कंडेंसर मत बोलिएगा, ये डीएनए नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, कहीं कुछ नहीं बोल देना। क्या बोले हम कि व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड, जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है ना, ऐसे कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है ना, इनटू रेगुलर स्पाइरल, रेगुलर स्पाइरल पे कॉइल्ड होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा हेलिक्स। क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो कंडेंसर, ये जो मतलब ये जो आपका जो हेलिकल की तरह बनता है, यानी कि जो कुंडली की तरह बनता है, ये कैसे बनता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखा, इसके बाद हमको पता है कि भैया हर एक एमिनो एसिड के पास एल्काइल ग्रुप भी है और हर एक एमिनो एसिड के पास हाइड्रोजन भी है। एल्काइल ग्रुप से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और एच ग्रुप से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या? एच और ओ जुड़ेगा। पढ़े थे आप लोग, वाटर में पढ़े थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। दिस बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द CO और NH बॉन्ड। देखिए अब यहाँ पे CONH, तो CONH तो पॉलीपेप्टाइड, जो CONH वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? जो बॉन्ड, यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसके बीच में? तो वो CO और NH2 के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है बाबू? तो केराटिन, मायोसिन, एपिडर्मल प्रोटीन, यानी कि जो केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, जो मायोसिन प्रोटीन है और जो आपका एपिडर्मल प्रोटीन है, वो सबके सब प्रोटीन कैसे हैं? तो सबके सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ठीक है। देखिए पॉलिंग एंड कॉरी स्टडीड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दे प्रपोज ए हेलिकल मॉडल। और जो पॉलिंग, ठीक है ना, हाँ वही रामचंद्रन वाला पॉलिंग और कॉरी, ये क्या किए थे? तो ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया, ठीक है ना, और हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किए थे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एमिनो एसिड, जो स्ट्रक्चर ये तो बना हुआ है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा दिखाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच हाइड्रोजन, मतलब सॉरी एच नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है ना, ये सब यहाँ पे मान लीजिए सब एमिनो एसिड है। When two or more polypeptide chain get interconnected by a hydrogen bond and form a short sheet-like structure instead of helix, देखिए अब क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, ये तो बस एक, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, मतलब हेलिकल की तरह बना ना, अल्फा हेलिक्स बना। एक होता है बीटा हेलिक्स, क्या होता है? बीटा, देखिए बीटा हेलिक्स नहीं, बीटा प्लीटेड शीट। क्या होता है बीटा? देखिए क्या होता है, जो अभी हम दिखाए वो क्या था? वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन, बस एक ही था, एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हुआ, थोड़ा कंडेंस, थोड़ा हेलिकल बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो ऐसे, एक हो गया, एक और हो गया, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बनाते हैं, एक ऐसे हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड। देखिए समझ रहे हैं, हम जब बोलते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड से मतलब क्या समझते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड से मतलब क्या है कि बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा है और एक चेन को बनाया हुआ है, ठीक है, एक चेन हो गया। अब दूसरा चेन ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, यहां से यहां तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? सिट करता, मतलब ऐसा देखें, ऐसा बनेगा, देखिए दिखा दे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, ऐसे सिट की तरह, ऐसा दिखा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए ना, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका? फिब्रिलिन प्रोटीन ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क में जो प्रोटीन होता है ना, वो ऐसा ही प्रोटीन दिखता है हमको, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? बीटा प्लेटेड और सीट की तरह, दिखना सीट की तरह है ये किसकी तरह? सीट की तरह नहीं है ये, ठीक है। अब when three peptide chain coiled around each other by H bond collision helix seen only in the, देखिए अब ये आ गया रामचंद्रन वाला बात, क्योंकि रामचंद्रन क्या किए थे? अल्फा हेलिक्स को दिए थे, मतलब सॉरी अल्फा नहीं, वो दिए थे आपका कोलिजन हेलिक्स, यानी कि क्या वो क्या कहते हैं? वो तीन गो हेलिक्स को दिखाए थे, ये तो दो है, देखिए पहले सिंगल हेलिक्स अल्फा हेलिक्स, दूसरा हो गया बीटा प्लीटेड शीट, यहाँ पे क्या है? दो, देखिए सिंगल जो आपका अल्फा इसमें क्या था? एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन था, इसमें क्या है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जो रामचंद्रन क्या बताए थे? तीन ट्राई हेलिकल, है ना। तो क्या वन थ्री पर, यानी कि जब तीन क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ेगा तो क्या होता है? तो एक वो भी जुड़ता है, किस एच बॉन्ड से जुड़ता है, वो भी किस जुड़ेगा? एच बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है ना। और इसको हम ये कहाँ हमको देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कोलिजन में, कोलिजन हेलिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग कोलिजन हेलिक्स भी कहते हैं,
रामाचंद्रन प्लॉट भी कहते हैं, और इसको हम लोग कोलेजन प्रोटीन, और ये है कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। देखिए जो मोस्ट कॉमनली क्या है, तो अल्फा हेलिक्स, कौन था अल्फा हेलिक्स, ये था अल्फा हेलिक्स, है ना, और ये बीटा प्लीटेड शीट। देखिए समझ रहे हैं बाबू, कुछ हार्ड नहीं है। अरे भैया देखिए, पहले एक सिंपल चैन था, सिंपल चैन था, बस बहुत सारे मैसेज हुआ था, एक चैन बना हुआ था। जब वो चैन के बीच में क्या हुआ, वो अपने ही चैन के बीच में, वो अपने ही मतलब विद इन द बॉन्ड, विद इन द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, मतलब क्या बोले कि देखिए ये देखिए, ये क्या है, एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, ठीक है, ऐसे जुड़ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, बस ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये एमिनो एसिड है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, इसके पास है कि नहीं है, इसके पास है कि नहीं, सबके देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और साथ में अल्काइल ग्रुप भी है। तो क्या होगा कि इसी का अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी के इसका भी अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका भी अल्काइल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हुआ, ये आपस में खुद ही क्या हुआ, बॉन्डिंग कर लिया, और क्या हुआ, ऐसे हो गया, खुद जोड़ के ऐसे हो गया, हेलिक्स की तरह बन गया, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हेलिक्स की तरह बन गया, है ना। टर्सरी में क्या हुआ, तो ये स्ट्रक्चर बना शुरू किया, ऐसे बना शुरू किया, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ, ये तीनों ऐसे बना शुरू किया, बस तीनों ऐसे ना डेप्थ की तरह ऐसे बनना शुरू किया, ऐसा, ये तो है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए तो सर दो क्यों दिखाएं, तो बाबू जब अगर एक होगा तो अल्फा हेलिक्स, दो होगा तो बीटा प्लीटेड शीट, इसके बीच में क्या, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और तीन कहाँ दिखता है हमको, कोलेजन फाइबर में, कोलेजन प्रोटीन में, जो कौन रामाचंद्रन बताए थे, है ना, उसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अब मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर पे द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में फोल्ड इटसेल्फ एंड एज्यूम ए कंप्लीट, बट देखिए अब क्या बोला कि हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि देखिए क्या बोले हम, एक हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, हेलिकल हो गया ना, हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मतलब ये भैया एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है आपस में, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है और हेलिकल स्ट्रक्चर में है। हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में फोल्ड इन इटसेल्फ, यानी खुद ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, खुद ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, लेकिन स्पेसिफिक होगा वो, ठीक है। मे बी रॉड शेप, ये रॉड शेप हो सकता है, लंबा भी रॉड शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, और एनी अदर फॉर्म, कोई भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है ना। द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल, अब एक जो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप को बनाता है, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप मतलब याद रखिएगा, अब आप लोग मैथ वाले होंगे तो आप लोग याद पड़ता होगा, मतलब सब तो सर ज्योमेट्री, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो लेकिन जब हम बात करते हैं बायोलॉजी में अगर बात करें कि ज्योमेट्रिकल शेप मतलब समझिएगा 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा, ठीक है। दिस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल स्पेसेस आर नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, समझ गए। मतलब देखिए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी, उसमें हेलिक्स बना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या अब कहाँ बॉन्डिंग हुआ, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कहाँ बॉन्डिंग हुआ, तो अपना ही, यानी कि सुनिए हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे, देखिए ये वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा एमिनो एसिड होगा ना, और सबके पास क्या होगा बाबू, तो अल्काइल ग्रुप होगा, सबके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये अपने ही देखिए, ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बोलिए, बॉन्ड बोलिए, जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, क्या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो ये अपने ही हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग कर लेता है, अपने ही, यानी कि देखिए अब सुनिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कई सारे एमिनो एसिड, सब एमिनो एसिड के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो अपने ही बॉन्ड वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एमिनो एसिड सब है, वो आपस में खुद ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, समझे आप, ठीक है। और टर्सरी से क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, टर्सरी से क्या होगा कि ये क्या होगा, अब फोल्ड कर लेंगे अपने आप को, और फोल्ड किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, रॉड शेप बन जाएंगे, स्फेरिकल बन जाएंगे, या फिर किसी भी शेप का बन जाएंगे, लेकिन कैसे भी शेप के बने, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप तो बनेंगे, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तो होगा। स्फेयर का शेप को बनेंगे तो भी इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, अगर वो रॉड शेप बनेंगे उसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसी को हम लोग कहते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इट इज मेंटेन बाय, अब 3D स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है, तो देखिए जो 3D यानी कि जो 3D स्ट्रक्चर बना वो कैसे मेंटेन है, जैसे कि देखिए जो हेलिक्स बना वो कैसे मेंटेन रहा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेंटेन रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड उसको मेंटेन करके रखा। जो आपका 3D स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन रहता है, तो वो मेंटेन रहता हुआ, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन मेन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो लिखे हुए हैं उस पर लाल कलर से अंडरलाइन कर लीजिए।
ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कौन सा बॉन्ड यूजफुल है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी होता है और वैन डेर वाल्स फोर्स भी होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मेन काम कौन करता है? मेन काम करता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब जो प्रोटीन है वो क्या काम करेगा, उस प्रोटीन का केमिकल काम क्या होगा, वो प्रोटीन क्या काम करेगा, वो तय होता है टर्सरी स्ट्रक्चर बनने के बाद। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर बनने के बाद ही डिपेंड करता है कि प्रोटीन एंजाइम बनेगा, प्रोटीन हार्मोन्स बनेगा, या फिर प्रोटीन कैरियर की तरह काम करेगा, या फिर प्रोटीन फ्री रहेगा। मतलब प्रोटीन कब क्या काम करेगा, उसको एंजाइम बनना है, उसको हार्मोन बनना है, क्या बनना है, वो टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद डिसाइड होता है, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर को इफेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? मतलब जो देखिए, जो टर्सरी स्ट्रक्चर बना था ना, वो इफेक्ट भी हो सकता है। अगर देखिए अब क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर का इफेक्ट हो गया तो प्रोटीन इफेक्ट हो गया, और प्रोटीन इफेक्ट हो गया तो भैया प्रोटीन अब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कि जब तक टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं तब तक एंजाइम बनेगा नहीं, तब तक हार्मोन्स बनेगा नहीं, तो क्या कोई काम ही नहीं कर रहा है प्रोटीन। तो इफेक्ट कैसे हो सकता है? पीएच से। अगर एसिडिक अगर जैसे कि प्रोटीन उस जगह पे जहां पे एसिडिक अधिक है वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने का डर रहेगा। टेम्परेचर से, केमिकल से, द चेंज इन दिस फैक्टर सेवरली इफेक्ट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। मतलब पीएच, टेम्परेचर और केमिकल, ये इसमें अगर सेल के अंदर इसमें अगर परिवर्तन आए, ठीक है ना, तो ऐसा में भी हो सकता है कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो प्रोटीन एक्टिविटी ग्रेटली इफेक्टेड, इससे क्या होगा, प्रोटीन का एक्टिविटी, जो प्रोटीन काम कर रहा है बॉडी में, अब सिंपल सी बात है, हम क्या बोले कि भाई टर्सरी स्ट्रक्चर बनने के बाद ही क्लियर होगा कि प्रोटीन करेगा क्या। अब वो एनर्जी सिर्फ देगा, वो एंजाइम बने काम करेगा, वो कहीं का स्ट्रक्चर बनेगा, वो हार्मोन्स बनेगा, वो क्या करेगा, इट डिपेंड अपॉन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और उसी को इफेक्ट कर दीजिएगा, मतलब भैया प्रोटीन कुछ किया ही नहीं, अब प्रोटीन कुछ काम ही नहीं करा, मतलब बड़ा खतरनाक वाला बात हो गया। The tertiary structure is mainly observed in globular protein, और टर्सरी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है तो ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। दिस फाउंड ओनली इन, देखिए ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है ओलिगोमेरिक प्रोटीन। अब ओलिगोमेरिक मतलब क्या, हम अभी बताए थे, ओलिगोमेरिक मतलब जहाँ, अब देखिए टर्सरी हो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, सब में क्या दिखा, सब में दिख रहा था बस एक ही पेप्टाइड बॉन्ड था, वही हेलिक्स बन रहा था, वही फोल्ड हो रहा था, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड था। लेकिन इसमें क्या है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगा आपस में, देखिए लिखा होगा इन सर्टेन प्रोटीन सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट। मतलब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन उसमें क्या, देखिए अब क्या है सुनिए, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसा टर्सरी, देखिए ना लेंथ में हाइट तीनों हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर, ये बन गया एक टर्सरी स्ट्रक्चर, ये दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, ये तीसरा टर्सरी, ये सब क्या आपस में जुड़ गए तो बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यही तो है। देखिए इन सर्टेन प्रोटीन सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, इस सब प्रोटीन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन चेन होता है। ईच चेन हैज इट्स ओन प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए अब क्या है, क्या बोले हम कि इसमें सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब हम क्या बोले क्वाटरनरी में क्या होता है कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्या बोले हम, देखिए क्या बोले कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्या बोले हम कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जो सॉरी क्या बोले हम कि देखिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्या बोले हम कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ठीक है ना। देखिए जो क्या बोल रहा है, ये प्राइमरी था ना, ये सेकेंडरी था ना, लेंथ पे हाइट टर्सरी बना ना, ये एक टर्सरी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सब जुड़ा तो क्या बना, क्वाटरनरी बना। लेकिन उसमें जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है, एक से अधिक, 1 2 3 सब अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है उन सब पेप्टाइड बॉन्ड का अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा और टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। मतलब इसका अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से इसका अपना है, इसका सबका क्या होगा, अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर, अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दिस सेवरल चेन टुगेदर फिट इन ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अब क्या हुआ, इसी सब चेन आपस में फिट हो जाएगा, मतलब ये अलग चेन से आया हुआ, ये अलग चेन, सब एक जगह फिट हो जाएगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा, ठीक है। एग्जांपल का है ह्यूमन हेमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा चेन और मायोग्लोबिन, ये दोनों जगह क्या होता है, हमको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये खत्म आपका लेक्चर 1 मिनट।
आप लोग को समझ में आया बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ये वैसा जगह जहां से वो हर साल क्वेश्चन पूछा आता है। समझ में आया? देखिए सिंपल समझिए, अभी तक अगर समझ में नहीं आया छोड़ दीजिए, नोट्स लिखे पेज फाड़ के फेंक दीजिए, हाँ फेंक दीजिए, मोबाइल में है डिलीट कर दीजिए। अब जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। 4 स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। पहला सिंपल एमिनो एसिड, देखिए ये तो आपको पता है कि एमिनो एसिड जुड़ता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन होता है। ये तो पता है आपको ना, सबको क्रिया खाएगा ये सबको पता है, हाँ कसम खाएगा पता है ना, पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोले, तो ये देखिए प्राइमरी क्या हुआ कि भैया बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सारा एमिनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया, टर्सरी स्ट्रक्चर, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ, सारा एमिनो एसिड जुड़ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सारा एमिनो एसिड के बीच में, बस इतना याद रखिए ना, सारा हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो अपने आप को 3 डायमेंशनल शेप में फोल्ड कर लिया, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बना लिया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर। ये हो गया एक। अब देखिए एक बात समझिएगा, इसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड है, एक, इसमें कितना है, एक, इसमें कितना है, एक ही तो है। अरे भैया यही पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे ऐसा बन गया, एक हो गया। दूसरी का और करते हैं, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड सिंगल, हाइड्रोजन है, एमिनो एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये अपने आप को फोल्ड कर लिया किसमें, 3 डायमेंशनल शेप में, ऐसा ऐसा बन गया। ये अब इसमें क्या हुआ, ऐसे ऐसे बना, देखिए ऐसा ऐसा हो गया, और इसमें क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको जोड़ दिया। तो क्या हुआ, अब ये एक अलग, अब ये देखिए ये क्या है, ये भी एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये भी एक टर्सरी स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ये अपना एक, ये जो है ये इससे बना, ये इससे बना है। अरे भैया ये एक पेप्टाइड बॉन्ड था कि नहीं था, ये क्या था, एक पेप्टाइड बॉन्ड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, इसे टर्सरी स्ट्रक्चर बना। ये किससे बना, इसे तो बना है, ये किससे बना, इसे बना है। अब जब दोनों आपस में जुड़ गया, जब दोनों आपस में आके, दोनों यहां से निकला और यहाँ कैसे इकट्ठा हो गया, ऐसे आके इकट्ठा हो गया, बन गया, ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बस बात खत्म, इतना याद रखिए ना, इतना। तब से बाबू हम इससे अधिक कुछ नहीं बोल, इतना ही बोल रहे हैं तब से हम। आया समझ में? समझे, इतना ही बोल रहे हैं तब से हम। क्लियर? क्या पढ़े हम लोग आज, प्रोटीन कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, है ना। और हम लोग अंतिम में क्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बस एमिनो एसिड से जुड़ेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उस एमिनो एसिड के बीच जितना एमिनो, जो पेप्टाइड बॉन्ड में जितना एमिनो एसिड जुड़ा है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद जो ऐसा बना है वो अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेगा, किस शेप में, 3। देखिए आपको, देखिए 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है ना, इसमें क्या है, लेंथ है और मतलब ऐसा ऐसे बनाते, ऐसे लेंथ है और ब्रेथ है ना। अगर हम ऐसा बनाते ना, ये क्या है, पढ़े होंगे खूब मैथ में, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इसमें दिख रहा है ना। यही देखिए, यही 3 डायमेंशनल शेप है, यही क्या है, इट इज 3 डायमेंशनल शेप। ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल शेप है। आए समझ में, ये 3 डायमेंशनल शेप है बाबू। तो पहला सारा एमिनो जुड़ा, सारे एमिनो जुड़ा, क्या पॉलीपेप्टाइड चेन बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो एमिनो एसिड सब है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, ऐसा बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फोल्ड हो गया किसी भी शेप में, स्फेरिकल शेप में, रॉड शेप में, कोई भी शेप में, एनी अदर शेप, फोल्ड हो गया, फोल्ड हुआ। और फोल्ड होने के बाद भैया किसी चीज को फोल्ड करेंगे, उस फोल्ड को वैसे बरकरार रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, स्टेपल करेंगे। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का होता है, मेन वही है, मेन वही। और भी है, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। उसके बाद आयोनिक बॉन्डिंग है, फिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफिलिक है, वेंडरवाल है, वो सब नहीं, छोड़ दीजिए। मेन है डाइसल्फाइड बॉन्ड, वही जोड़ दिया, टर्सरी से बन गया। अब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड का ये टर्सरी स्ट्रक्चर, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड का ये टर्सरी स्ट्रक्चर। वैसे ही कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, उसका कई सारे टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, सब जब आपस में इकट्ठा हो जाएगा तो बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
अगर जो लिखे नहीं समझ में आए, पेज को फाड़ के एकदम जला दीजिए, फेंक दीजिए, खा जाइए, कुछ भी कीजिए, जो बोले उसको याद रख ले, समझ जाइए। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं समझ में नहीं आया होगा, पक्का 110% अच्छा समझ में आया होगा। क्या भरोसा करें कि आपको समझ में आया होगा? बोलिए। हम भरोसा करें या ना करें, और करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आप लोग हमको बता जरूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बाबू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? बहुत ही मतलब ऐसा कोई साल नहीं गया जिससे इस सेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है? पक्का पूछेगा इस बार भी, ठीक है? तो बताइएगा हमको, ठीक है? चलिए तो बाबू हम लोग कल शुरू करेंगे लेक्चर 9, और कल हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन को समझेंगे, किस किस तरह का टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है, उसके शेप के बेस पे समझेंगे, ठीक है ना? उसके हम कंपोजिशन के बेस पे समझेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड का, और फिर हम लोग बात करेंगे, बस न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे कल, ठीक है? उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बाबू आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को देखें, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझें। पहला प्राइमरी, सर बोल बोल के पका दिए, बोलने के पका नहीं, वो याद करवा दे रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सारा एमिनो एसिड में, सारा नहीं, जितना एमिनो एसिड जुड़ना है वो जुड़ गया, एक लंबा चेन की तरह बनाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उस चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हेलिक्स की तरह बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो हेलिक्स अपने आप को फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को जोड़ दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर। और फोल्ड कैसे करेगा? तो 3 डायमेंशन में फोल्ड कर दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर। और कई सारा टर्सरी स्ट्रक्चर एक जगह इकट्ठा हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यही तो बताएं, और क्या बताएं? क्या रखना है इसमें, क्या नहीं समझ में आएगा इसमें, ठीक है? चलिए तो कल हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन से। आज जैसे टाइप खत्म हुआ, कल हम बढ़ेंगे लेक्चर 9 से, ठीक है ना? देखते तो ये भी खत्म करने को आएगा हम लोग, है ना? बस 2-4 लेक्चर होता फिर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम बढ़ेंगे वो बाबू टाइप्स ऑफ प्रोटीन से, ठीक है? और फिर हम लोग न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे, और फिर कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट्स को देखेंगे, और फिर लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो बाबू मेहनत नहीं, जम के मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारना है, सब कुछ समझ में आएगा बाबू, आराम से पढ़िए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना? नो नीड टू फेयर, आई एम हियर, ठीक है ना? हाँ ऐसे डायरेक्ट मार दिए। चलिए तो बाबू आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में धन्यवाद।